तो 25 है ना, पेज पे आ गए हम लोग। पढ़ना शुरू कर रही हूँ जी। कर्म की स्वतंत्रता के फलस्वरूप ही मानव को जितना उन्नतावकाश है उतना ही अवनतावकाश भी है। फलतः मानव ने सामान्यतः क्रमशः विषयों, ऐष्णाओं तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान है, यही ब्रह्म मुक्ति है। इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित इकाई के अथवा विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के सभी गुण, स्वभाव एवं धर्म विलय रूप में रहते ही है। तद अनुसार मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है, क्योंकि परंपरा में हर मानव चेतना को पाया नहीं, इसलिए सन 2000 तक जीव चेतना में जिया और जीव चेतना में गलती करता ही है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाता है। अध्यापक सही ही पढ़ाता है और सबको समान रूप से संबोधित भी करता है, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बालक के मन में भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है ही। इसी के साथ यह भी सिद्ध होता है कि मानवीय वातावरण व अध्यापन अर्थात अध्यापक के बोध कराने की क्षमता के आधार पर वही विद्यार्थी पुनः सही करने में भी समर्थ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर व आवश्यकता के रूप में मौलिकतः प्राप्त है एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य है। मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उत्पादन कार्य एवं प्रयोग किया है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। प्रत्येक मानव अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है। अपने अपने योग्यता, क्षमता एवं पात्रता अनुसार प्रत्येक भ्रमित मानव ने प्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना से वैयक्तिक नीति निर्धारण किया, जिससे मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप मानव ने सार्वभौम सिद्धांतपूर्ण व्यवस्था के संबंध में अन्वेषण किया, जिससे एक मौलिक सिद्धांत उपस्थित हुआ जो निम्न अनुसार है। मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है। सिद्धांत ही नियति, नियति ही नियम, नियम ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान तथा ज्ञान ही सिद्धांत है। सिद्धांत, नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है, जिसका फल परिणाम फलित होता है। नियम, क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही नियम है। आगे पढ़ो। हाँ, पढ़ ले दो। मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता तथा मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन, प्रयोग एवं पालन करना चाहता है, चूँकि यह चारों परस्पर पूरक है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। विचार, प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म तथा सत्यासत्य, तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। अध्ययन, अधिष्ठान अर्थात आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि द्वारा बोधपूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति की अध्ययन संज्ञा है। अध्यापन, अनुभवमूलक विधि से अधिष्ठान की साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यतापूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने योग्य प्रक्रिया ही अध्यापन है। प्रचार एवं प्रदर्शन,
इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार है तथा कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास ही प्रदर्शन है। विधि एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णित नियमपूर्ण पद्धतियों की विधि संज्ञा है। व्यवस्था विधि के आशय को कार्यरूप प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। बढ़िया, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो चूंकि मानव को कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। जितना उन्नति पे जा सकता है, उन्नति का लेवल क्या हो गया, दिव्य मानव, और उतना ही अवनति पे जा सकता है, अर्थात पशु मानव, राक्षस मानव। ये दोनों ही काम वो कर सकता है। इसीलिए चूंकि उसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, उसने सामान्यतः विषयों से, आहार निद्रा भय मैथुन से सुखी होने की कामना की, ईर्ष्याओं से सुखी होने की कामना की, और मोक्ष के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया। तीनों ट्राई किए हैं लोगों ने। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य है सर्वतोमुखी समाधान, यही ब्रह्म मुक्ति है। इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। हाँ, 2000 में किताब लिखी गई। उस समय तक का आदरणीय बाबा जी का आकलन है कि मानव अभी जीव चेतना में जी रहा है, मानव जाति एज ए होल। तो एक किताब का यदि आप देखेंगे तो ये जो किताब का जो 3rd एडिशन हो, ये कौन सा एडिशन है वो देखना। हाँ, तो 2001 उस समय का जब लिखी जा रही तो उन्होंने उसको लिखा कि ये है ना, संस्करण 2011 का है, तो सन 2000 तक अभी लोग उसमें जी रहे हैं। हाँ, 72 का भी है। ये जो ऐड किया होगा ये 72 उसके बाद किया होगा, 2001, ये 2011 वाले में है ना संस्करण। ये पूर्व संस्करण है, ये अभी का नया संस्करण 2011। तो इसमें दो मजेदार, देखो इस पैराग्राफ में दो अच्छी चीजें वो लिख रहे हैं कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर और सही करने का अवसर और साधन लेकर जन्म लेता है। और एक टीचर तो, अध्यापक तो ठीक ही पढ़ा रहा है, वो तो गलत नहीं पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चे को बताने के बाद सवाल देते हैं तो वो गलती कर देते हैं कुछ बच्चे। इसका माने भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है उसमें, उसने सुना नहीं, समझ में नहीं आया, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन फिर से टीचर यदि ठीक वातावरण हो, फिर से उसको पढ़ाता तो वो सही भी कर लेता है। तो दोनों चीज़ें पता लगी इससे कि इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर और आवश्यकता के रूप में मौलिकता प्राप्त है एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य भी है। क्योंकि उसमें यदि वो सही करना नहीं चाहेगा तो कैसे करेगा। तो ये दोनों चीज़ें माने अमानव ही मानव में बदलने की संभावना रखी हुई है और उसमें चाहत भी है। केवल वातावरण प्रोवाइड करने की बात है, पर वातावरण और टीचर है ना। दूसरा फिर कह रहे देखो, मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन किया है। उत्पादन और प्रयोग का फल क्या है? अर्थोपार्जन। अर्थ क्या था जो अपने पहले बात हुई, तन मन धन का प्राकृतिक के अवसर पर श्रम पूर्वक उसमें कला और उपयोगिता मूल्य को स्थापित करना। अब दिक्कत कहाँ से आ रही कि अपनी अपनी योग्यता क्षमता और पात्रता के अनुसार भ्रमित मानव ने अपनी नीति बनाई। तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा किसको कहा जाए, और उससे मतभेद हुआ। घर में भी ऐसी ही कहानी है। घर में एक सदस्य को लगता है कि जो पैसा इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, सैलरी में कुछ पैसा बच गया, तो उसको लगता है प्लॉट खरीद लो। पत्नी को बोलता है ज्वेलरी दिला दो। अब दोनों की अपनी अपनी नीति है ना। तीसरे को लगता है बच्चे को आईफोन दिलाओ, चौथे को लगना घूमने चलो। तो सब उसको लगता है यही सदुपयोग है, आईफोन लेना, घूमने जाना। पिताजी को लगता है कि प्लॉट खरीद लेना या शेयर्स खरीद लेना, है ना। और सामने वाले को लगता है ज्वेलरी लेना। ये चारों ने अपने अपने व्यक्तिगत ढंग से सदुपयोग को प्लान किया, सदुपयोग और सुरक्षा, है ना। इससे गड़बड़ी हुई। फलस्वरूप सार्वभौम सिद्धांत ये निकला कि मानव सही में एक और गलती में अनेक होते हैं। जब तक सही नहीं पकड़ में आएगा तब तक ये सब आपस में विरोध। अधिकतर परिवारों में तो पैसा आने के बाद झगड़ा ऐसी बात का है कि इसका दुरुपयोग कौन सी विधि से किया जाए। ये 4 दुरुपयोग में से कौन सा दुरुपयोग सदुपयोग में गिना जाएगा।
इस पे झगड़ा, फिर चलेगी किसकी, ऐसा फंसा हुआ है इसमें। तो ये सिद्धांत निकल के आए। सिद्धांत किसको कहते हैं? नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में आती है उसको सिद्धांत कह रहे हैं। तो सिद्धांत ही नियति है और वही नियम है, और नियम ही विज्ञान विवेक के रूप में, और विवेक विज्ञान और विवेक ही ज्ञान है, और ज्ञान ही सिद्धांत है फाइनली। बाबा का कई बार जो साइक्लिक, हालांकि हेलिकल है ना, उस अर्थ में लिखी हैं बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को पता है कि नहीं, बाबा कभी भी रहे किसी समय, है ना तो उनका कवित्व तो कहीं कहीं आता है। खासतौर से अभ्यास दर्शन तो पूरा कविता के रूप में लिखा है, वो उसकी लैंग्वेज उस टाइप की है। तो मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता यथा मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन, प्रयोग एवं पालन करना चाहता है। ये चारों पूरक हैं, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। यहाँ पे विधि और व्यवस्था को परिभाषा दी हुई है ना। संस्कृति है कल्चर, समाज का। दो चीज़ें हैं, एक है समाज का कल्चर और कस्टम, सभ्यता है कस्टम, और विधि है नियम, जो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, और व्यवस्था है सिस्टम्स। ये चारों एक दूसरे, एक अखंड समाज, दो अखंड समाज का हिस्सा हैं, दो सार्वभौम व्यवस्था का हिस्सा हैं। विधि और व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था का पता चलता है, और संस्कृति सभ्यता से अखंड समाज का पता चलता है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। तो मानवीयता का संरक्षण यदि अपन करेंगे तो उस समय का विज्ञान भी अलग होगा, उसका व्यवहार भी अलग है, अध्ययन के तरीके भी अलग हैं, अध्यापन भी अलग है, उत्पादन भी अलग हैं। फिर एक केमिकल उत्पादन नहीं होंगे, है ना, मिलावट वाले उत्पादन नहीं होंगे। प्रकृति के साथ जो प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो उत्पादन नहीं होंगे, तो उत्पादन भी बदलेगा, है ना, उपयोग बदलेगा, सदुपयोग की परिभाषाएं बदलेंगी, वितरण बदलेगा, प्रचार, विधि, सब प्रचार बदलेगा। अभी जो प्रचार की परिभाषा दी है नीचे, इच्छित वस्तु को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जो भाषा का प्रयोग वो प्रचार है, और उसमें कला भी लगा देते हैं जब, वो प्रदर्शन है। जो हम नाटक करते हैं, है ना, नुक्कड़ करते हैं, वो प्रदर्शन है। तो ये सारी चीज़ें बदलेंगी। हाँ, आप पहले अनुशासन की परिभाषा को देखिए। हमारा अनुशासन का मतलब है शासन। हम बात कर रहे हैं अनुशासन का मतलब होता है व्यक्ति, जैसे 5 शब्दों को लिया, अनुसरण, है ना। पहले जैसे गांव में होता था ना, एक बच्चा यदि ऐसे चल रहा है ना, या ऐसे चल रहा है, या ऐसे चलता है, तो बोलते हैं अच्छा अच्छा उसका बेटा रामलाल का होगा ये लड़का। क्यों? क्योंकि रामलाल ऐसे चलते हैं। तो अनुसरण इतना कॉमन है, जो माता पिता करते हैं वो वैसे ही करेगा, है ना। तो अनुसरण 3-4 साल की उम्र तक चलता है। फिर अनुकरण आता है। अनुकरण में पूछता है वो, पापा आप ऐसे क्यों चलते हो, आप पूजा क्यों करते हो, हम इस मंदिर में जाते हैं, पड़ोसी उस मंदिर में क्यों जाता है, ये सब पूछ रहा है वो। क्यों? क्योंकि तर्क उसका जितना डेवलप्ड है उसमें क्यों को उत्तर पूछता है वो। तो इसको कह रहे हैं अनुकरण। फिर आज्ञा पालन की उम्र आई, है ना, 7-8 साल से। तो यदि आप में वो आचरण है तो वो आज्ञा पालन करेगा। अधिकतर आज्ञा पालन क्यों छूट जा रहा है? क्योंकि मम्मी पापा में झगड़ा देखता है वो, और मम्मी पापा रोल मॉडल में माइनस टिक लग जाता है ना। फिर आज्ञा पालन नहीं होता। उसको समझ में आता कि किससे कौन सी चीज़ मनवानी है, मम्मी से क्या मांगना है, पापा से क्या मांगना है, और कब मांगना है। तो यदि एक सूत्रित रहेगा तो आज्ञा पालन होगा। फिर है अनुशासन। तो अनुशासन मेरा नहीं होता है, मैं जो सही करता हूँ उसको जो तर्क स्पष्ट हुए वो सतर्कता पूर्वक स्वयं अनुशासित होता है। और स्व अनुशासन फिर इसको कह रहे हैं। तो बुद्धि के लेवल पर है अनुशासन, जो उसकी अवधारणा में बना, सतर्कता पूर्वक, स्मृति पूर्वक जो वो करता है वो अनुशासन है। हमारा अनुशासन का मतलब है मेरी सुनोगे कि नहीं। तो हम एज ए पिता पूछ रहे हैं, बच्चे को अनुशासन में रख सकते हैं कि नहीं? वो अनुशासन नहीं है, हाँ वो शासन है, राइट। तो अनुशासन का मतलब है कि उसके ही तर्कों को तृप्त करना कि ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको समझ में आता तो खुद ही करेगा।
तो अनुशासन में ही रहने की उम्र है बच्चों की, और 14, 15, 18 साल बाद तो स्वानुशासन में है वो। बाबा कह रहे हैं मैरिज के पहले स्वानुशासित हो जाना है, नहीं तो जो गलतियां हो रही हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पे, इसको ये बहुत घायल कर रहा है। अभी तो मैं देखता हूँ 20-25 तक बच्चे आते आते 3 ब्रेकअप हो चुके होते हैं उनके। हाँ, 2-3 ब्रेकअप हो गए हैं। कि व्यवस्था के जो नियम बनाए हैं और नियम के अधीन अगर कोई नहीं चले, या समाज या घर परिवार अगर न चले, तो शासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, शासन करेगा ही आदमी। देखिए 2 मुद्दे हैं इसमें। तो मेरा एकदम यानी क्लियर सवाल ये है कि व्यवस्था के स्वरूप में जो नियम है वो अगर उसका उल्लंघन हो तो शासन करना कोई गलती नहीं है। पहले अपन देखो, बार बार हमें शासन करने का मन है, कुल मिला के उत्तर चाहिए कि अलाउ तो करो करना वही है ना भाई। पहले हम ये नहीं सोच रहे कि हम शासन करने की स्थिति क्यों बनी। एक बच्चा 18 से 25 साल का हो गया, इतनी उम्र में हम उसको स्वानुशासित क्यों नहीं कर पाए, इसका उत्तर हम नहीं देना चाहते। हम तो कह रहे भैया ये तो बताओ, अब तो शासन करो, नहीं हो पाया तो है ना। इस पे फोकस करना है, स्वानुशासित कैसे करें, है ना। स्वानुशासित करने की विधि को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो फिर यहाँ पर बात ये आती है कि पहले सही का रेफरेंस नहीं था, अभी तो सही का रेफरेंस आया, समझ आई, उसके बाद में अगर ये ठीक है, नियम का उल्लंघन होता है अब तो वही अब यदि उल्लंघन होता है तो 2 प्रयोग चलेंगे एक साथ। एक तो शिक्षा का मानवीयकरण चलेगा और एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलेगा जो अभी चल रहा है। ये दोनों काम करने पड़ेंगे ना। है ना, ये दोनों काम उसके साथ भी तो ही करना पड़ेगा, क्या करोगे नहीं तो ये दोनों विधि से काम चलना पड़ेगा। तीसरा जो आप कह रहे हैं, फिर व्यवस्था का दबाव आएगा। तो देखिए अभी मजेदार चीज ये है, अनुशासन या शासन वो करना चाहता है जो स्वानुशासित नहीं है, ये दिक्कत है। कम से कम ये तो स्वानुशासित हो जो अनुशासन करना चाहता है, शासन करना चाहता है। तो ये खुद ही यदि अनुशासित नहीं, स्वानुशासित नहीं है, वो कैसे करेगा उसको? तो अच्छा, और मजेदार चीज है, जो स्वानुशासित है वो शासन करना नहीं चाहता, क्योंकि जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता देता है, उसके वो चाहे के भी अनुशासन शासन नहीं कर सकता। वो चाहे तो बाबा से बोलो आप शासन करो, उनसे होगा ही नहीं। इसलिए साधन भाई एक बार बोलते हैं कि उनकी बिटिया ने पूछा, बाबा को गुस्सा करना आता है कि नहीं, क्योंकि कर ही नहीं रहे हैं। मतलब एक होता ना कि आता ही नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, माने उनके पास वो अधिकार है कि नहीं, इस टाइप का सवाल है। वहाँ पे वो अधिकार ही गायब है ना। शासन नहीं कर सकता, स्वतंत्र आदमी शासन कर ही नहीं सकता है। तो फाइनली शासन का कोई डिजाइन ही नहीं बनेगा। इसका एक व्यावहारिक वो देना चाहूँगी, है ना। तो जैसे हम एक प्रोसेस में हैं और उस प्रोसेस में जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम देख रहे हैं ना, कि वो मानसिकता में परिवर्तन कितना अपना प्रयास होने से, कितना वातावरण का दबाव होने से, कितना वो वातावरण बने रहने से और अध्ययन होने के बाद वो मानसिकता जो है उसमें परिवर्तन आएगा, है ना। लेकिन हम दूसरों के पास से अपेक्षा क्या रखते हैं? 3 बार बताया, अब कितनी बार? तो अब उसमें वो परिवर्तन आ जाना चाहिए। जबकि हम अपनी प्रक्रिया को देखते हैं तो पता चलता है कि ये मानसिकता में परिवर्तन बहुत लंबा कार्यक्रम है, और वो जहाँ जहाँ ध्यान जाता जाएगा, जितने जितने निष्कर्ष निकलते जाएंगे, उतना उतना अपने में परिवर्तन आएगा। लेकिन दूसरों के पास से, या फिर जिन पे भी हम ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, उसके पास से अपेक्षा ये है कि आपका 3 बार ध्यान आकर्षण करवाया, इसलिए आपका ध्यान जाना चाहिए। तो जो भैया बात कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयत्न करें कि वो जो स्वानुशासित या नियंत्रित, स्वनियंत्रित है, वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको वो प्रक्रिया पता है, वो प्रक्रिया पता है, इसलिए उसमें धीरता आ जाती है।
कि ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है और मेरे निष्कर्ष जो है वो उसके निष्कर्ष कभी नहीं हो सकते, उसके निष्कर्ष उसको खुद को ही निकालने पड़ेंगे और उतनी स्वतंत्रता, उतना जो स्कोप है उसको देना ही पड़ेगा, तब जाके उसके निष्कर्ष निकलेंगे और वो जो है हम जैसे चाह रहे हैं या फिर ये जो व्यवस्था का स्वरूप है उसमें वो चलेगा। ये प्रक्रिया हमको पता है, इसलिए वो धीरता आती है, उससे पहले धीरता नहीं आती। तो उसका मतलब परिवार में सबको स्वनियंत्रित होगा, वैसा वातावरण खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये आप अच्छी बात करें। देखो मैंने ये देखा, अभी जैसे मेरा बड़ा छोटा बेटा 10 दिन के उसमें गया रायपुर, कैसे चला गया? जब माता पिता दोनों एक ही चीज़ बोलते हैं तो हो जाता है। अभी मैं बोलता हूँ, मम्मी बोलती क्या करे, क्या फ़ायदा है इसमें, या मम्मी बोलती इसको कर लो, मैं बोलता हूँ ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको जो ठीक लगता है वो उनमें से चूज कर लेता है। दोनों यदि एक ही चीज़ बोलेंगे तो पहले हमने आपस में चर्चा की इसको इस बार भेजना है, हाँ वो पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया और उधर से गड़बड़ हो गया कि क्या फ़ायदा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तय हुआ कि नहीं ये करना है, तो मैंने बोला तो वो तुरंत वो मम्मी को ही पूछने वाला है, पापा ऐसा कह रहे थे इसमें क्या करेंगे जाके? नहीं बेटा तुम्हें जाना है। हाँ तो तय हो गया। तो फिर अच्छा घर में बिटिया और पिताजी तय कर ले तो मम्मी पहुंच ही जाएगी। ये दो को सेटिंग बिठानी पड़ेगी है ना। दो लोग जब मिलके बोलते हैं, 2 या 3 लोग घर में, तो चौथा फिर मान जाता है। तो ये इसको कह रहे हैं फिर वातावरण का निर्माण। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके 2-3 दिन तो परेशानी रहा, पापा कहाँ भेज दिया, ये कोई जगह है मेरे लिए, है ना। वो धीरे धीरे 7वें 8वें दिन, ये भी तो 7 में था, कहाँ गया कुंज, कहाँ है कुंज, कहाँ गया कुंज भी, हाँ नहीं बाहर होगा। तो बच्चों को एक समय लगता है, लेकिन जब उनको ये ध्वनि आती है कि नहीं माता पिता या बड़े घर के लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो उसको लगता है कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा इसलिए कहा जा रहा है, तो वो मान लेता है। इतना उद्दंडता नहीं है माँ। अभी हम लोगों में दिक्कत है कि मैं कुछ कहता हूँ, घर का दूसरा सदस्य कुछ और कह रहा है, बस वो हमारे में तालमेल नहीं है, उधर गड़बड़ नहीं है। तो वो वातावरण निर्माण करेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा एक ध्यान जो यहाँ से जाता है, हम जब परिचय शिविर करते हैं वहाँ पहली लाइन लिखी जाती है कि ये प्रस्ताव है ना। तो प्रस्ताव जो है वो हम कैसे प्रस्ताव देते हैं, नहीं मतलब प्रस्ताव कैसे देते हैं कि मैंने ये इसके बारे में ऐसे सोचा है, ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक नहीं, अब आप देख लो क्या करना है ना। तो हमको लगता है हमने प्रस्ताव दिया और उसने चूज़ किया, है ना। जबकि यहाँ पे जब हम थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, परिचय शिविर से लेके यहाँ तक का, और आगे भी जो भी ये जो वरिष्ठ प्रबोधक हैं हमारे, उन सब से जब बाबा जी के आचरण के बारे में सुनते हैं, तब ध्यान जाता है प्रस्ताव है क्या। प्रस्ताव वो है कि मैंने जो ठीक समझा है, इसके अनुसार जो भी मेरी समझ बनी है, उससे जो भी मैंने समझा है, जब सामने वाला मुझे पूछता है या मेरा बच्चा ही मुझे पूछता है, तो मुझे उसमें से जो ठीक लगता है उसको भी मैं रखूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी मैं रखूं, कि ये अगर नहीं चूज़ होगा तो ये होगा, है ना। ये दोनों को हम लोग देख के रख सकते हैं। फिर हमारा अंदर से मन ये रहता है कि वो सही वाला ही चुने, है ना। लेकिन उसने अगर वो गलत वाला ऑप्शन चुन लिया, तो भी मैं बैठा हूँ, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको ठीक करने के लिए, और उस वक्त मैं संभालने के लिए मैं वहाँ पे बैठा हूँ। वो प्रस्ताव है। 3 दिन से वही कोशिश कर रहा हूँ प्रस्ताव देने की, तो कितने स्वीकार्य करते हैं वैसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। हाँ, मतलब वहाँ पे फिर अपने भाव गड़बड़ी नहीं होंगे, वो प्रस्ताव स्वीकारा जाए एज इट इज़। क्योंकि कई बार मैंने तो सब भैया दीदी से सुना ही है कि बाबा जी के सामने कोई भी आके किसी भी तरह का प्रश्न पूछता है या अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, वो उसी भाव के साथ वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं। हमारा क्या होता है, तुरंत वो भाव जो है वो गड़बड़ हो जाता है ना। और वही प्रपोजल के फॉर्म में, क्योंकि सामने वाले को वो उसी क्षमता के साथ पहचानते हैं कि वो उसी इच्छा विचार आशा की अक्षय बल शक्ति के साथ है, तो वो भी समझेगा ही। तो हम जब वो प्रस्ताव की भाषा रखते हैं, तब ये कहीं ना कहीं कुछ ओझल हो जाता है। तो वो प्रपोजल हम उस तरह से नहीं रख सकते कि उसने गलत भी ऑप्शन चूज़ किया, फिर भी मैं हूँ, उसके जो भी परिणाम आएंगे वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ तक जिम्मेदारी को संभालना, वो प्रस्ताव की भाषा मुझे लगती है। तो वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए सामने वाला अपने प्रपोजल को भी ठुकरा देता है ऐसे। भैया
हाँ, वहाँ पे स्वानुशासन है। हाँ, तो चित्त और बुद्धि के बीच में अनुशासन। बिना अध्ययन तो हो नहीं पाएगा, राइट? बिना अध्ययन के तो संभव ही नहीं है। तो अभी समाज में हम लोग अनुशासन एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैं भी मेरे बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी अनुशासन में रहे। मनमानी करवाना चाहते हैं हम, हमारे मन में जो है हमारी मनमानी। लेकिन जो 15-16 साल से भी नीचे कम उम्र वाले बच्चे हैं, तो उनको फिर हम लोग शासन भी नहीं करना चाहते, अनुशासन उनसे हो नहीं पाएगा, नहीं हो फिर हम लोग इसको कैसे देखें? मतलब सतर्कता पूर्वक चलेंगे, वो आपके संरक्षण में, देखिए वो स्वयं स्फूर्त आज्ञा पालन में चलेंगे आपके। इसलिए आज्ञा पालन की 3 स्टेज है ना, अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन। हाँ। ऐसा है, तब तक वो आज्ञा पालन में रहेगा। अच्छा, आपके आचरण के को देखते हुए। हाँ, आज्ञा पालन। ओके भैया, दूसरा प्रश्न है। हाँ, इसमें ये लिखा है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। तो ये साधन किस शरीर को साधन, यही साधन है उसका समझने के लिए। बढ़िया। तो एक इसमें अध्ययन की परिभाषा आई है, अधिष्ठान अर्थात आत्मा की साक्षी में अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयासी अध्ययन है। तो अधिष्ठान माने अपने आत्मा की साक्षी में, और जो अध्यापक है यहाँ पे जैसे आदरणीय नागराज जी, उनके अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास, ये अध्ययन है। अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि द्वारा बोधपूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति। तो फाइनली क्या होगा? स्मरण सहित बोध हो जाएगा, वो अध्ययन है। बुद्धि के लेवल पे अध्ययन हो रहा है। और अध्यापन कौन करा रहा है? जो अनुभव मूलक विधि से आत्मा की अधिष्ठान माने आत्मा, आत्मा की साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य, जो सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने योग्य प्रक्रिया ही अध्यापन है। कैसे सामने वाले के बुद्धि में एक कंसेप्ट अवधारणा के रूप में चला जाए। हाँ, तो हम अगर परिवार में देखें तो किसी बात पे निर्णय लेना है, अगर अध्ययन नहीं है तो सबका निर्णय अलग अलग रहेगा एक बात पर, तो संघर्ष रहेगा, अशांति रहेगी परिवार में। लेकिन इस अध्ययन में जो सब साथ चलेंगे तो सबके निर्णय एक ही आएंगे, और समृद्धि और सुख की, सुख शांति का अनुभव होगा। शांति का अनुभव होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह मानव धर्म में भी कह सकते हैं कि अभी जो धर्म है सब मान रहे हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन उसमें मानव गायब भी है। सब दृष्टा वो सब ईश्वर को ही बताया गया है, तो वहाँ मानव का अध्ययन नहीं है। इसीलिए मतलब वाद विवाद झगड़े सब हो रहे हैं एकदम। अगर हम ये दर्शन के आधारित समझ ले कि मानव धर्म सुख धर्मी है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कैसे देख सकते हैं कि मानव सही में एक और गलती में अनेक। एकदम। ये देखो, ऐसे भी देखो मोटे रूप में किसी समय हमें लगता था धरती उंगली पे है, शेषनाग ने के उस पे है ना, केंद्र है, चपटी है ना। लेकिन जैसे जैसे स्पष्ट हुआ, अब सब एग्री हो गए कि हाँ भाई केंद्र में सूरज है, चक्कर लगा रही। या लोहे की कितनी मोटी, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बिना इंजीनियरिंग के नहीं बनती थी, है ना, लोग बनाते थे बिल्डिंग, सरिया ज़्यादा मोटा लग जाएगा। अब आपको 50 माले की भी बिल्डिंग बनानी है, इंडिया में एक इंजीनियर उसको सेटल करेगा, अमेरिका वाले इंजीनियर को भेज दो, यूरोप में भेज दो, वो डिज़ाइन को चेक करके बता देगा हाँ भाई ये चल जाएगी बिल्डिंग या नहीं चलेगी। आप बनाओगे वो चलती है, खड़ी रहती है। आप किडनी का डॉक्टर, तो ऐसा नहीं होता अमेरिकन किडनी का डॉक्टर अलग है, इंडियन किडनी का डॉक्टर अलग है, जापानी किडनी का डॉक्टर अलग है ना। वो सर्जरी करता है, सारे लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं और सही में एग्री कर जाते हैं हाँ ये विधि से काम होगा। तो सही में एक तो इस जैसे जड़ जगत में हम एग्रीमेंट पे आ रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य जितना स्पष्ट होता जाएगा वहाँ हम सब एग्री कर जाएंगे। अभी वहाँ पे स्पष्ट हम एग्री नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्पष्ट नहीं है, गलती कोई ना कोई गलती है, इसलिए हमारे में एक एग्रीमेंट नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हम सही की तरफ जाएंगे एग्रीमेंट हो जाएगा। बढ़िया, 6 तो पढ़ सकते हैं। तो आगे हाँ, विधि की परिभाषा आई है,
एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण माने निरंतर बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण का मतलब है सदा सदा बनाए रखने के लिए, के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो नियमपूर्ण पद्धतियों को स्थिर करते हैं उसका नाम विधि है, और उसको जो उस आशय को कार्य रूप देते हैं उसका नाम व्यवस्था है। इसको पढ़ने से क्या निकला ये भी देखते जाओ भाई, इसको पढ़ने से मुझे मिला क्या, ये जरूर समरी करते रहें बीच बीच में, है ना। पूरे ही चैप्टर में 15 अपन करेंगे, 30 पेज कर लेते हैं पहले, फिर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि ये 15 पेज पढ़े, इसमें मुझे क्या मिला, मतलब उसका एक्शनेबल पॉइंट क्या है, मान्यता क्या बनी, विचार में क्या चेंज हुआ, है ना, चित्त में क्या आया, वृत्ति में क्या आया, मन में क्या आया। इससे जी आगे पढ़ सकते हैं अभी तो। भैया यहाँ पे अध्ययन की परिधि आत्मा बुद्धि को देख रहा है, ये सब देखते ही रहता है हमेशा। आत्मा बुद्धि को देखता रहता है, बुद्धि चित्त को देखता रहता है, चित्त वृत्ति को देखता रहता है। इसीलिए तो चित्त कहता है कि तुमने इतनी उपलब्धि हो गई, उसमें निरंतरता कुछ बनी नहीं, उसमें अपेक्षा बनी रहती है। जैसे ही ठीक मटेरियल आता है बोलते हैं आप ठीक है, उसके पहले बुद्धि में, आत्मा में, चित्त में अपेक्षा बनी हुई, तो वो देखते ही रहता है। हाँ, तो जो अवधारणा बोध होता है रूम में, तो आत्मा भी वो करेक्ट करता है। एकदम एकदम देखते ही रहता है, तभी तो उसको पता चलता है बुद्धि में अवधारणा बहुत पूरी हो गई तो अनुभव हो जाता है। बॉस नज़र रखे हुए पूरा, सीसीटीवी कैमरा चालू है एकदम 24/7। अवगाहन माने उसके बुद्धि के लेवल पे पकड़ में आया, उसको स्पष्ट हुआ, समझ आया। अवगाहन माने समझ आया। कहाँ पे है शब्द वो उस कॉन्टेक्स्ट में? प्रचार व प्रदर्शन। प्रचार में समझने की हाँ, उसको स्पष्ट कर देना, बुद्धि में अवगाहन कराना, बढ़िया। बुद्धि में अवगाहन, बुद्धि में समझा देना, बुद्धि तक पहुंचा देना, अवधारणा तक। हाँ, समझने की सफल प्रक्रिया को अवगाहन कहते हैं। बढ़िया। 27 बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं है। सअस्तित्व में निर्वोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सहअस्तित्व बोध होता है। वह अस्तित्व में बोध अनुभव प्रमाणित होना ही जागृति है। सहअस्तित्व परस्परता में शोषण, संग्रह एवं द्वेष रहित तथा उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सहअस्तित्व है। निर्विरोध एवं यानी न्याय एवं धर्म के प्रति निश्चय, निष्ठा एवं अभ्यास ही निरुद्ध है। समृद्धि यानी अभाव का अभाव ही समृद्धि है, अथवा उत्पादन अधिक अर्थात आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि है। सुख यानी न्यायपूर्वक व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार, समाधान का फलन ही सुख है। स्नेह यानी न्यायपूर्वक व्यवहार में निर्वोधता का फलन ही स्नेह है। यह जागरूक जीवन में प्रवृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। विश्वास यानी परस्परता में निहित मूल्य प्रत्याशा के निर्वाह क्रिया की विश्वास है। सेवा यानी उपकार का संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति एवं प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग सहकारिता सेवा है। उपकार प्रदान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि मिलती है। प्रतिफल प्रदान सेवा में केवल प्रतिफल आंकलित होती है। उपकार यानी समृद्धि एवं जागृति के लिए सहायता, प्रेरणा। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ यथा तन, मन और धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना किया है। अर्थ का सदुपयोग एवं उसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं विचार के आधार से ही संभव है, जिसके लिए मानव द्वारा विज्ञान एवं विवेक द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। समस्त प्रवृत्त मानव परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं परिलक्षित होती है, धर्मनैतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था।
सामाजिकता के संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना आवश्यक है। जागृत परंपरा मानव में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में तथा सुरक्षा राज्य नीति के रूप में प्रमाणित होता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार धर्मनैतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं कुछ एक दूसरे की पोषण अथवा पूरक न होकर एक दूसरे की शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है, तभी सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अमानवीयतावादी विचार एवं व्यवहार को पुष्टि मिलती है। विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता उदय होती है। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक समस्त वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का शोषण सदैव परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। उपरोक्तानुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्यरूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होता है। संपूर्ण सृष्टि जड़ एवं चेतन भेद से परिलक्षित है। चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है। मानव चेतन सृष्टि की विकसित इकाई है। चेतना यानी ज्ञान व्यापक है। चेतना पारगामी व पारदर्शी है, क्रिया शून्य है, तरंग व दबाव मुक्त है। चेतना व्यापक होने के कारण इकाई सिद्ध नहीं होती। चेतना सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण सिद्ध नहीं होती, क्योंकि चेतना परिणाम रहित है। अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। चेतना में संपृक्त प्रकृति में ही समस्त परिणाम है। साम्य ऊर्जा मानव में से के लिए चेतना रूप में है। समस्त जड़ चैतन्य वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है। फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत यानी मानवेतर प्रकृति के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट हुआ। इसी के साथ मानव में जागृति बीज होना सुस्पष्ट हुआ, क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता है। यही सहअस्तित्व का प्रमाण है। तो यदि सहअस्तित्व सहज परंपरा नहीं है तो सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो पाएगा। अच्छा, सहअस्तित्व का देखो व्यवहारिक परिभाषा आप यहाँ दे रहे हैं। तात्विक परिभाषा तो है कि व्यापक में सारी इकाइयाँ डूबी भीगी गिरी हैं, ये मूल सहअस्तित्व है। अब व्यवहार में कैसे सहअस्तित्व दिखेगा, उसका प्रमाण उसी बात का। तो परस्परता में उदारता स्नेह और सेवा सहित व्यवहार संबंध और संपर्क का निर्वाही सहअस्तित्व। व्यवहार में कैसे दिखेगा सहअस्तित्व कि हम एक दूसरे के साथ संबंध और संपर्क में उदारता स्नेह और सेवा के साथ व्यक्त हो रहे हैं। इससे समाज में सहअस्तित्व पता चलेगा। जो तात्विक रूप में इकाई और ईश्वर में सहअस्तित्व है, वही सहअस्तित्व का व्यवहार में जो प्रमाण मिलेगा वो इस विधि से मिलेगा कि हर एक दूसरे के साथ हम उदारतापूर्वक स्नेहपूर्वक और सेवापूर्वक व्यक्त हो रहे हैं। उसी से सहअस्तित्व से ही फिर निर्विरोध होगा। सहअस्तित्व में निर्विरोध पूर्वक ही जागृति होगी। यहीं से जागृति का प्रमाण भी आएगा और आने वाले बच्चों को भी यहाँ से ही जागृति होगी। यदि उनको उदारता स्नेह और सेवा नहीं दिख रही है, जागृति कैसे होगी? वहाँ पे तो शोषण दिख रहा है। कॉलेज वाला भी शोषण कर रहा है, मॉल में जाता है, मॉल में भी शोषण है, हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ भी उसको शोषण दिखाई देता है। राजनेता अलग वोट बैंक के चक्कर में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जब उसको बच्चे को जन्म से उदारता स्नेह और सेवा का वातावरण ही नहीं दिख रहा है, जागृति कैसे सुनिश्चित होगी बच्चे की? ये पकड़ में आ रहा है सहअस्तित्व की परिभाषा। परस्परता में शोषण संग्रह एवं द्वेष से रहित। अभी उसको यही दिख रहा है, सब शोषण कर रहे, संग्रह कर रहे। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा संग्रह कर लिया, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, उसको हम सम्मान कर रहे हैं। तो हम तो पूरा उल्टा चल रहे हैं और हम कह रहे हैं बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। बच्चे सुधरे कैसे इस माहौल में? इतने सुधरे हुए हैं, यही गजब की बात है। ये अस्तित्व सहज विधि से सुधरे हुए हैं। तो
तो अब कैसा वातावरण निर्माण करना है जहाँ उदारता, स्नेह और सेवा का वातावरण बने। मजा आ गई कि ये सही नहीं है। हाँ, वो आगे आ रहा है ना, बढ़िया, उसमें लिखा है कि इसका प्रयास के रूप में वो बदलता है, नहीं आगे आ रहा है। ये अगले 28 में पढ़ेंगे उसको, वो भी बढ़िया है। अनुरंजित माने उससे प्रभावित, वृत्ति से अनुरंजित मन, वृत्ति के अनुरूप मन। अब सेवा में 2 प्रकार की सेवा है। सर्विस सेक्टर है ना जो हम कह रहे हैं आजकल, सारा जो सर्विस सेक्टर है, सेवा 2 प्रकार से है, उपकार प्रधान सेवा और प्रतिफल प्रधान सेवा। उपकार प्रधान सेवा का क्या मतलब है? हम प्रतिफल नहीं लेते हैं, सेवा का पेमेंट नहीं लेते हैं। जैसे नाई भी सेवा करता है बाल काट के, वो प्रतिफल ले रहा है। प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग सहकारिता सेवा है। हाँ, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिफल मिल रहा है तो सेवा कहाँ हुई? नहीं ठीक है ना, सेवा तो है ही ना भाई। आपका कोई आपका काम कर रहा है, सेवा नहीं है तो क्या है? जैसे डॉक्टर के पास गए है ना, उसने सर्विस दी ना आपको, बिना सर्विस के ले लेता तो वो फिर छल है। तो सेवा तो दी, लेकिन सेवा का प्रतिफल लिया। अच्छा, एक सेवा है बिना प्रतिफल के की, उससे उसको संतुष्टि मिली, पेमेंट तो फिर भी हो रहा है, तो एक्चुअली वो बड़ा पेमेंट हो रहा है, ऐसा है। उसको अभी आदमी पहचाना नहीं, इसलिए करता नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि श्रम किया, उसका मूल्य हमने चुकाया है? सामने वाले ने श्रम किया, हाँ, उसका मूल्य चुकाया, उसका हमने मूल्य चुकाया, मूल्य चुकाया, वो प्रतिफल। वहाँ पर श्रम को सेवा के रूप में देख सकते हैं, और सेवा ही तो है वो। ओके भाई, जैसे किसी ने गेहूं पैदा किया, आपकी सेवा की, आपने उसका प्रतिफल दिया, आपने कुछ और चावल पैदा किया था। इस सर्विसेज तो एक्सचेंज हो रही हैं, इसमें वस्तु है, इस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये सब सर्विस है, टीचिंग कर रहे हैं। जो पैसा, सर्विस सेक्टर है, पैसा दिया, उसका मतलब वो प्रतिफल हुआ, प्रतिफल है वो, उसके श्रम का मूल्य दिया। वृत्ति से प्रभावित मन, वृत्ति में जो न्याय है उससे प्रभावित मन। विश्वास है ना, तो विश्वास जो मूल्य है, विश्वास की परिभाषा देखिए एक बार, तो उससे और स्पष्ट होगा, क्योंकि विश्वास साम्य मूल्य है ना। हाँ, प्रत्याशा का मतलब है जब मैं कोई काम करता हूँ आपसे, आशा, तो उसमें कुछ अपेक्षा रहती है, बिना अपेक्षा नहीं होता है कोई काम। वो जो अपेक्षा है वो प्रत्याशा है ना, वो अच्छा आया है उसमें प्रत्याशा, प्रमाणित होने के अर्थ में आशा है वो प्रत्याशा। हाँ, विश्वास, व्यवस्था में समझ, समाधान की अभिव्यक्ति और संप्रेषणा, ये विश्वास है। या संबंधों में हम जो मूल्यों का निर्वाह निरंतर करते रहते हैं, उससे विश्वास आता है। जैसे आपसे, पिता से जो बच्चे को अपेक्षा है, यदि पिता उसको पोषण और संरक्षण देता रहता तो उसको पिता के प्रति विश्वास आता है। तो संबंधों में मूल्यों को परस्परता में निहित मूल्य निर्वाह करने से विश्वास आता है, नहीं तो नहीं आएगा। विश्वास व्यवहारिक चीज वो है। अविश्वास हो जाता है उसको। मुझे भी अपने प्रति विश्वास आता है, यदि मैं अपने जो भी संबंधी हैं उनके प्रति मेरे में वो भाव बना रहता है, तो मुझे अपने ऊपर विश्वास रहता है। अब दूसरा लिख रहे हैं कि देखो, समस्त भ्रमित मानव ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई, धर्म, नैतिक। और धर्म का काम है सदुपयोग को बताना, सदुपयोग क्या है, और राज्य का काम है सुरक्षा। तो यदि इन दोनों में इनके स्पष्ट हैं, एक दूसरे में यदि हस्तक्षेप करते हैं तो गड़बड़ है। यदि ये पोषक होते हैं, पूरक होते हैं तो ठीक है। और अर्थ की सुरक्षा के लिए फिर जो राज्य नीति के 2 हिस्से हैं, विधि एवं व्यवस्था। विधि आचरण में, व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट होती है। बाद में तो फिर जो बात कर रहे हैं वो संपूर्ण सृष्टि जो है वो 2 ही हिस्सों में है, जड़ और चैतन्य भेद से दिखाई देती है। चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है। एक बार जीवन निकल गया, अब शरीर से कोई क्रिया नहीं होगी।
मानव चैतन्य सृष्टि की सबसे अधिक विकसित इकाई है। चेतना या अर्थात ज्ञान व्यापक है, पारगामी है, पारदर्शी है, क्रिया शून्य अर्थात तरंग और दबाव से मुक्त है। चेतना व्यापक होने के कारण इकाई नहीं है और चेतना सृष्टि की उत्पत्ति का भी कारण नहीं है, क्योंकि चेतना में परिणाम नहीं है। यदि उत्पत्ति होगी तो परिणाम आ जाएगा, वो तो अपरिणामी है। तो फिर सृष्टि का मूल कारण क्या है? सहअस्तित्व। व्यापक और इकाइयों के योगफल में सारी सृष्टि का कार्यकलाप है और चेतना में संपृक्त होने से ही सारे परिणाम हैं। साम ऊर्जा मानव में चेतना के रूप में है, मानव से चेतना के रूप में, मानव के लिए चेतना के रूप में है। और समस्त जड़ चेतन वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है, जो मूल ऊर्जा या साम ऊर्जा कह रहे हैं। फल स्वरूप पदार्थ अवस्था में श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज। अब देखो ये मजेदार चीज कह रहे, किसी समय केवल पदार्थ है धरती पर, मिट्टी पत्थर या गैसेज हैं, यही होते होते मनुष्य आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? उस पदार्थ में ही मनुष्य का बीज था। बीज नहीं होगा तो फल कैसे आता? इस अर्थ में कह रहे, जैसे पदार्थ में ही प्राण अवस्था का बीज है, तब तो प्राण अवस्था बना, उसमें जीव अवस्था का बीज है। ऐसे ही मानव में जागृति का बीज है, इसलिए जागृत होता है, नहीं तो नहीं होगा। बीज ही नहीं होगा तो फल कैसे बनेगा? हाँ जी, कहाँ पर? हाँ, उसका वो सफल कैसे? उसकी सफलता, विधि पक्ष की सफलता विवेक सम्मत व्यक्तिक एवं अखंड समाज के रूप में है। उसकी सफलता, व्यवस्था की सफलता विधि के आशय को कार्य रूप देने में है। उपादेयता माने उसकी सफलता। हाँ जी, हाँ, चेतना माने व्यापक। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए, चेतना माने व्यापक कोई चेतना कह रहे हैं तो हाँ, तो चूंकि पारगामी पारदर्शी है तो हम सब पारदर्शी होना चाहते हैं। चेतना पूर्ण है इसलिए हम सब पूर्णता को चाहते हैं। तो मेन मानव में जो काम कर रहा है वो यही है, परफेक्शन, पारदर्शिता। जैसे मैं यदि पूछूं, आप पारदर्शी लोगों से संबंध करना चाहते हो कि जो लोग अपारदर्शी हैं, छुपाते हैं चीज़ें, उनसे संबंध रखना चाहते हो? आप खुद भी पारदर्शी होकर जीना चाहते हुए आपको छिपाना पड़े कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसमें तो देखो, चेतना में ही सारे मन वृत्ति चित्त बुद्धि डूबा भीगा घिरा है, सभी कुछ है ना। तो हो क्या रहा है? मन और वृत्ति में जब इनमें तालमेल हो जाता है तो ये दोनों शून्याकर्षण को ही महसूस करते हैं। संतुलन की स्थिति ही शून्याकर्षण है। जैसे पति पत्नी में जब घर्षण नहीं है, खींचतान नहीं है, तो वो अनुभव क्या कर रहे हैं? शून्याकर्षण को ही अनुभव कर रहे हैं। दोनों व्यापकता का ही अनुभव हो रहा है उनमें। जो खिंचातानी है ये आकर्षण विकर्षण है। तो जब भी संतुलन है, संतुलन मतलब शून्याकर्षण का अनुभव है, वही सुख के रूप में है। फाइनली सारा कुछ शून्य का अनुभव ही है परस्परता में। जब तक एक दूसरे के साथ खींचतान है तब तक ही गड़बड़ है। तो व्यापकता का ही उसी का अनुभव कर रहा है, चाहे वो मनोवृत्ति के बीच में है। यही तो, उसी को तो ठीक करना है। तभी ये और कहानी है। पति पत्नी में तो नोकझोंक होती ही है, ऐसा कहते हैं। प्यार बढ़ता है, उल्टा उल्टा कर रखा है हमने सब। मैं तो एक बार आसाम में सिविल ले रहा था गुवाहाटी में, तो एक टीचर खड़ी हो गई, अजय भैया ये बताओ किन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? मैंने कहा यदि सब में होता तो आपको आराम आ जाएगा। उसी में खुश है कि सबका होता तो अपना भी होता है। हाँ तो भैया अपना तो ठीक होना है कि नहीं, ये नहीं मान रहे।
हाँ, मैंने है ना बहुत साल पहले एक भाई मेरे फ्रेंड थे, उसको बताया गया मेरे पे कभी कभी ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे घर में होता ही नहीं है। तो वो भी भ्रमित है क्या? उसको पता ही नहीं मेरे हाथ। हमने इतनी दूरी बना ली कि कुछ झगड़ा होता ही नहीं है। अब सेटल कर दिया है, डिस्टेंस बना दी है बहुत। हम एक दूसरे के डोमेन में घुसते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है गड़बड़ हो जाएगा, तो बस खाने पीने की चर्चा होती है बस। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसकी मुलाकात सोम भैया ने भी ली हुई है। क्या चीज़ फिर से बताओ? बड़ौदा जिला में एक देरोली करके गांव है, हाँ हाँ हाँ, वहाँ सिद्धाश्रम है। उनके जो है विशाल भाई पंड्या जी, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेरी पूरी जीवन यात्रा में मैंने 20,000 युगल से मुलाकात की, 20,000, और एक भी के अंदर मैंने वो परस्परता नहीं देखी। सही है उनका, दैट इज़ द फैक्ट। जिंदगी संघर्ष है ना, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है, ये फिर निष्कर्ष आएगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वही तो वो पूछ रही है किस पति पत्नी में नहीं होता है ना, लेकिन चाहत तो है कि हमारे में तालमेल हो। तो मैं कहता हूँ 3 चीज़ें हैं। झगड़ा होना खराब स्थिति है, झगड़ा नहीं होना खराब स्थिति नहीं है, तालमेल होना सही स्थिति है। झगड़ा नहीं होना कोई अच्छी स्थिति नहीं है, खराब स्थिति नहीं है, वो तालमेल होना है सही स्थिति। ये सास की बहू थी, वो बहुत बड़ी सीरियल चली। बिल्कुल, टाइम पास तो चाहिए कुछ ना कुछ। भैया, हाँ जी, यहाँ पे चेतना को ही व्यापक बोला है। चेतना व्यापक ही है, और मानव के संदर्भ में हम लोग बोलते तो चेतना का विकास करना। हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो व्यापक में विकास कैसे होगा भैया? जैसे मानव भी ज्ञान संपन्न होता है और ज्ञान व्यापक को बोला है, हाँ, तो उस चेतना का अनुभव करने से चेतना विकास हो जाता है। अच्छा, अनुभव के अर्थ में बोला। अनुभव के अर्थ, तो जो भी डेवलपमेंट है वो अनुभव के अर्थ। चेतना का ही अनुभव का मतलब डेवलपमेंट है। हाँ। ये 29 पेज पढ़ना है ना अभी, ये पढ़ लिया हमने? पढ़ना है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। सृष्टि की समस्त इकाइयाँ अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित है। इस प्रभाव का फल ही इकाइयों की अक्षुण्ण चेष्टा है। चेष्टा ही क्रिया के मूल में है और यही श्रम, गति और परिणाम का कारण है। श्रम, गति, परिणाम स्वरूप ही जड़ प्रकृति विकास क्रम में है और विकसित होकर चैतन्य प्रकृति यानी कि जीवन के रूप में संक्रमित है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठनपूर्ण परमाणु है। मानव में बौद्धिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती है। भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर तथा उसके द्वारा की गई उत्पादन क्रियाएं हैं। बौद्धिक पक्ष से तात्पर्य आशा, विचार, इच्छा, ऋतंबरा व प्रामाणिकता, ज्ञान, विवेक, विज्ञान एवं इससे संबंधित प्रक्रिया है। आशा की परिभाषा है आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा की आशा संज्ञा है। शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। विचार विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियाँ जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है। इच्छा आकार, प्रकार, प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। जीवन शक्तियाँ गुण, स्वभाव, धर्म यानी कि समाधान के रूप में व्याख्यायित होती है। ऋतंबरा की परिभाषा है सत्य सहज वैभव की
अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि, सत्य से परिपूर्ण संकल्प। संकल्प की परिभाषा है सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति, यानी कि जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भ्रमता को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक क्रिया। मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने के क्रम में हर इकाई के गठन, क्रिया और आचरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास एवं अभ्यास भी किया है। उपरोक्त अध्ययन के क्रम में यह अनुभव में आया कि मूल इकाई जड़ परमाणु ही है, जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया है, जो गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है। गठन की परिभाषा एक से अधिक अंश के पहचानने, निर्वाह करने के नियम द्वारा अनुशासित एवं सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्णता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। आचरण की परिभाषा जिस क्रिया से मौलिकता का प्रकाशन होता है उसकी आचरण संज्ञा है, आचरण ही स्वभाव है, यही नियम है। जड़ विचार पक्ष से रहित इकाई जिसका कार्य क्षेत्र उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तक ही सीमित है। चैतन्य जिस इकाई का कार्य क्षेत्र उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक हो तथा जिसका विचार पक्ष सक्रिय हो, ऐसी इकाई की चैतन्य संज्ञा है। ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह इकाई आशा के बंधन से युक्त हो जाती है। प्रमाण हर जीव में जीने की आशा है ही। जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत में साम्यता पाई जाती है। आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास व आप्लावन, चित्त में आह्लाद, वृत्ति में उत्साह तथा मन में कौतूहल ही विकास की ओर सक्रिय होने की मूलभूत ऊर्जा नियोजन रीति है। इसके लिए ऊर्जा का अंतर्नियामन आवश्यक है। अनुभूति की परिभाषा अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है। आप्लावन निर्भ्रमता के प्रभाव की आप्लावन संज्ञा है। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आप्लावित होती है। आह्लाद अभाव का अभाव ही आह्लाद है। चित्त में ही अभाव के अभाव की प्रतीति होकर आह्लाद होता है। उत्साह उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा है तथा यह वृत्ति में होता है। कौतूहल अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु संवेग की क्रिया कौतूहल है जो मन में होता है। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। प्रथम परिवेश में एक या एक से अधिक अंश, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि परिवेश में भी एक या एक से अधिक अंशों को पाया जाता है, जो मध्यांश के सभी ओर अविरत रूप से भ्रमणशील है। प्रत्येक परमाणु के सभी ओर तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी ओर शून्य की स्थिति पाई जाती है। शून्य से रिक्त व मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। बढ़िया, बस यहाँ तक जाते हैं। तो कौतूहल क्या चीज का है? अज्ञात को ज्ञात और अप्राप्त को प्राप्त। और मन वृत्ति में क्या होता है? उत्साह। चित्त में आह्लाद, बुद्धि में आप्लावन,
और आत्मा में अनुभव। हैं? हाँ, जिज्ञासा है। तो मन में जैसे ही ये पकड़ में आता है कि कुछ अप्राप्त अभी तक जो नहीं मिला वो मिल सकता है, अज्ञात को ज्ञात कर सकते हैं, है ना, जाना जा सकता है सच्चाइयों को, तो ये मन में कौतूहल होता है, अच्छा ऐसा कोई दर्शन है जिसमें आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं, है ना, संबंधों को ठीक किया जा सकता है, समृद्धि को पाया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें जो बोलते हैं, इससे मन में एक कौतूहल होता है। और यदि वो तर्क संगत लगता है तो फिर मन में उत्साह आता है, अच्छा ट्राई मारते हैं, है ना, अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। अभी तक लगता था कि अपनों के साथ नहीं जी सकते, एक उत्साह। तो बहुत सारे लोगों में जो डिप्रेशन था, एक निरुत्साह हो गए थे, आशा ही छूट गई थी कि कुछ हो सकता है, निराशा आ गई थी, उससे उनमें एक संचार होता है परिचय शिविर करते ही। इन दो स्थितियों में उनको जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगता है तो अच्छा एक बार फिर प्रयास करते हैं, है ना। तो ये उसके बाद जब चित्त में होता है तो फिर वो आह्लाद है, जिसको अभाव का अभाव या आवश्यकता से अधिक होने का भाव। जैसे ही आवश्यकताओं का पता चलता है कि आवश्यकताएं तो बहुत ही कम हैं, तो अभी जितना है पता लगता है यही अपने पास अधिक है ना। और ये कब आता है, वस्तु का कब होगा, जब भाव से भरते हैं। तो जैसे ही भाव संपन्नता इधर होती है, हमें वस्तु की आवश्यकता कम हो जाती, भाव, क्योंकि तृप्ति भाव से आने लगती है। जो वस्तु से तृप्ति ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसा। और आप्लावन तो निर्भ्रमता का है, ज्ञान का, है ना, ऐसा एक वर्णन कर रहे हैं इसमें। आप्लावन की देखो परिभाषा दी हुई है, निर्भ्रमता के प्रभाव की। ये जो भय भ्रम मुक्त हुए, सच्चाइयाँ जागृत, सच्चाइयाँ समझ में आई, उसका एक प्रभाव है बुद्धि पर, उसका नाम है आप्लावन। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आप्लावित हो जाती है। किससे? सुख, शांति, संतोष और आनंद से। आनंद का अनुभव होता है उसको आप्लावन। ये थोड़ा सहअस्तित्व के बारे में जरा ऑब्जर्वेशन था। हाँ। तो सहअस्तित्व अपन जो बोल रहे हैं, व्यापक में संपृक्त इकाई या उसे सहअस्तित्व बोला जाता है, और मूल सहअस्तित्व है। हाँ। तो वही कंसेप्ट हर जगह दिख रहा है। बिल्कुल। मतलब कोई भी इकाई अपने आप में किसी के अस्तित्व के बिना नहीं है। जैसे परमाणु को देखा जाएगा तो परमाणु भी कई अंशों का बना है, जो पदार्थ अवस्था की बात करेंगे तो। उसके बाद में वही सेम प्राण अवस्था। आज जीव अवस्था का देखिए तो जीवन और शरीर साथ साथ में है, वो सहअस्तित्व में करके वो हो रहा है। मानव भी, मानव शरीर और जीवन चैतन्य परमाणु साथ साथ में, तो ये सहअस्तित्व हर जगह दिख रहा है एकदम अपने को। तो ये थोड़ा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 29 को अब विधिवत देख लेते हैं, अभी तो लास्ट से शुरू कर दिया। तो सृष्टि की समस्त इकाइयाँ अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित, चेतना से प्रभावित नहीं है। सर एक चीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। हालात जो अभाव का अभाव क्या मतलब, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, अभाव का भी अभाव हो गया, ये दो डबल निगेटिव लगाया है ना। तो जैसे आपको किसी वस्तु का अभाव लगता है, मेरे पास पैसा कम है, ठीक है, इसका अभाव हो गया, अर्थात पर्याप्त पैसा है, अभाव का भी अभाव, इसलिए उसको पॉजिटिव किया, आवश्यकता से अधिक होने का भाव, उसका पॉजिटिव ये कर दिया। तो अभाव का अभाव या अधिक होने, आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो सृष्टि की समस्त इकाइयाँ अपने पात्रता के अनुसार चेतना से प्रभावित नहीं है, चेतना में प्रभावित है। इस प्रभाव का फल ही है कि इकाइयाँ निरंतर चेष्टा में रहती हैं।
चेष्टा ही क्रिया के मूल में है और वही मूल चेष्टा को अपन श्रम गति परिणाम के रूप में पाई जाती है और उसी की वजह से जड़ प्रकृति विकास क्रम में है और विकसित होकर चैतन्य प्रकृति के रूप में संक्रमित है। तो यहाँ पे ये कह रहे जड़ ही चैतन्य, ये बहुत बड़ी गुत्थी रही है पूरी परंपरा की। ये चैतन्य कहाँ से आ गया, ये आत्मा आई कहाँ से? तो क्या है, यही परमाणु चैतन्य में कन्वर्ट हुआ है, जड़ ही चैतन्य हुआ है। उसको रिजॉल्व कर रहे हैं इधर, क्योंकि उसमें गठन की साम्यता पाई जाती, जैसे इनका गठन है उसी तरह का वो भी गठन है। तो चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठन पूर्ण परमाणु। मानव में बौद्धिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है। तो भौतिक पक्ष किसको कह रहे हैं? जो उत्पादन क्रियाएं हैं। और बौद्धिक पक्ष क्या है? आशा विचार इच्छा रूपी बौद्धिक क्रियाएं। फिर आशा विचार इच्छा और इन सब की परिभाषा दी है। तो आशा दो तरह की है, या तो आशा है शरीर से प्रभावित या अनुभव से प्रभावित। जी, वो होना मतलब जब मुझे अनुभव होगा तो जो गठन पूर्ण परमाणु वो भी मैं देख पाऊंगा अनुभव में। हाँ, क्यों नहीं, मतलब जो अणु है उसका गठन पूर्ण परमाणु बनेगा, ये मुझे समझ में आएगा अनुभव में एकदम। उसके पहले ही बुद्धि के लेवल पे आ जाएगा। प्रकृति दर्शन बुद्धि में ही हो जाता है। आत्मा में व्यापकता का अनुभव है और कंबाइंड रूप में फिर सहस्तित्व का अनुभव है। तो उसके पहले ही आपको गठन पूर्ण परमाणु का स्पष्ट हो जाएगा। जीवन ज्ञान जिसको कह रहे हैं ना, तो उसके पहले ही हो जाएगा। कहाँ पर लिखा? अच्छा 30 पे, अभी 29 एक बार कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ रह गया 29 में? अंतर्नियामन जो है। हाँ, ऋतंभरा का मतलब होता है, ऋत माने होता है सत्य, सत्य से भर गया जो, उसको कह रहे ऋतंभरा। जो बुद्धि में सच्चाइयाँ से भर गया, सच्चाइयों को देख लिया। सम्यक माने सम्यक प्रकार से सम्यक माने पूर्णता, सही। भैया ये इच्छा में मास में लिखी है। हाँ, जीवन शक्ति या गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्याख्यायित होती है। तो इच्छा को कह रहे आकार प्रकार प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करना तथा गुणों का गति पूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। जीवन शक्तियाँ गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्याख्यात होती हैं। सभी शक्तियाँ, आशा विचार इच्छा, पांचों, मन से आत्मा तक, है ना, ये गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्याख्यात होती हैं। केवल इच्छा के लिए नहीं आए वो, जीवन शक्तियाँ के। तो मानव ने अध्ययन क्यों कर रहा है सृष्टि में? अपने महत्व को जानने के लिए, है ना, मेरा क्या प्लेसमेंट है। इसीलिए वो सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है, हर इकाई के गठन का, क्रिया का, आचरण का, साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा है और उसका अभ्यास भी कर रहा है। ऐसा करने से उसको ये पकड़ में आया, जब उसने, अब बेसिकली सोचो, हम मानव अध्ययन क्यों कर रहा है इतना सब, चांद का, इसका, उसका, अपने महत्व को जानना चाहता है, मेरा क्या प्लेसमेंट है इसमें, है ना। तो जब उसने अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि पूरी प्रकृति का मूल रूप परमाणु है। अध्ययन को जो पेज 30 नंबर पे पहली शुरुआत कर रहे हैं, अब इसने पूरा महत्व को जानने के लिए अध्ययन किया। अध्ययन करके क्या समझ में आया? तो उपरोक्त अध्ययन के क्रम में यह अनुभव में आया कि मूल इकाई जड़ परमाणु है और जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को पा लिया है, जड़ चैतन्य हो गया है, जो गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात अब क्या कर रहा है? वो क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा है। ये मानव को जब आदरणीय नागराज जी ने अध्ययन किया, क्यों? अपने महत्व को जानने के लिए, एक आया कहाँ से, तो ये पकड़ में आया
गठन क्या है? एक से अधिक अंश जब एक साथ अनुशासित रहते हैं उसको गठन कह रहे हैं। जड़ और चैतन्य का अंतर बताया, जो अपन ने पिछली बार भी देखा था। जो एक अपनी निश्चित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में काम करता है वो जड़ है, और जो उससे अधिक क्षेत्र में काम करता है और जिसमें विचार पक्ष भी हो वो चैतन्य है। हाँ बताओ। उसका कार्य क्षेत्र जो रहता है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से भी अधिक होता है। जीव में अभी पूरे, हाँ, लेकिन विचार पक्ष जो है वो भी कार्यरत नहीं है। नहीं, तो उसको हम लोग कैसे देखें? विचार पक्ष नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, बहुत आंशिक है। आशा शरीर के लिए समर्पित है। जैसे एक गाय फाइनली अपने घर को पहचान लेती, चित्रण भी हो रहा है उसमें। हाँ, हाँ। गाय को आप कहीं भी छोड़ के आ जाओ, हाँ, वो अपने मालिक का घर पहचानती है, लेकिन वो कहाँ के लिए है? वंश परंपरा, उसका 4 विषय में ही सीमित है उसको, इसलिए उसमें कह रहे स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। बहुत माइनर तो है ही, इसलिए तो ट्रेन कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ। फाइनली ट्रेनिंग कैसे दोगे आप कुत्ते को, गाय को, शेर को? तो मानव के प्रभाव में भी पता चलता है कि इसमें है, चित्रण क्रिया है, मानने की क्रिया है, इसलिए पता लग रहा है। बट स्वयं से बहुत सक्रिय है, बहुत माइनर। ओके। है तो उसमें ही तीनों। बढ़िया। मन प्रधान है उसका, मन प्रधान विचार, मन प्रधान है। मानव में तीनों हो गए हैं, मन, विचार और चित्रण। हाँ। भैया, हाँ, के अनुसार, हाँ, अपनी पात्रता के अनुसार। हाँ, तो चैतन्य में कैसा होता है? चैतन्य अपनी पात्रता के अनुसार है। नहीं, उसमें तो सबकी अलग अलग है ना। हैं? उसमें तो सबकी अलग अलग है ना। अभी तो अलग अलग है ना, क्योंकि पात्रता अलग अलग है। भ्रमित मानव की एक पात्रता है, जैसे जागृति बढ़ती जाती है हमारी पात्रता बढ़ जाती है, हम चेतना को पूरा व्यक्त करते हैं। नहीं, जैसे मेरी पहले की पात्रता और अभी की पात्रता बदल जाएगी, चेंज हुआ, चेंज होता ही है। तो व्यापकता में प्रभावित नहीं, सृष्टि की समस्त इकाइयाँ अपनी पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित हैं। भ्रमित मानव एक लेवल से व्यक्त कर रहा है, जैसे ही मन के लेवल पर पशु में यही जीवन जो है वो चित्रण तक कर रहा है, भ्रमित जीवन। वही आके बुद्धि साक्षात्कार होने से अलग उसी चेतना को व्यक्त करने लग गया, उसकी पात्रता बढ़ गई। पात्रता विकास तो कर रहे हैं अपन। तो हर इकाई व्यापक में अपनी अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्त हो रहा है, चेतना को व्यक्त कर रहा है। वो जो पूछ रहे थे ना, चेतना विकास क्या है? चेतना को पूर्ण अनुभव करता है तो पूरी तरह व्यक्त कर देता है। व्यापक पहले से ही व्यापक तो नहीं, व्यापक ऊर्जित नहीं है, व्यापक तो समान रूप से उपलब्ध है सबको। हाँ, वो सबको, लेकिन इकाई अपनी अपनी पात्रता अनुसार है। जैसे पदार्थ उसी को पाकर क्रियाशील है, उसी व्यापक को ना। प्राण अवस्था उसी व्यापक में स्पंदनशील है। इससे पता लग रहा है व्यापक की प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है? इकाई की, क्योंकि व्यापक तो समान रूप से उपलब्ध है। नागराज जी को भी वही व्यापक है, बुद्ध को भी, महावीर को भी, गाय को भी, हमें और आपको भी, सबको। लेकिन मैं अपनी पात्रता अनुसार उसको व्यक्त कर रहा हूं। तो किसका अंतर है? मेरा, इकाई का। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए गलती करने पे इकाई को पनिशमेंट हो रहा है ना, उसको दुख हो रहा है। नहीं तो व्यापक को दुख होने लगेगा। व्यापक तो समान रूप से उपलब्ध है। कैसा? इकाई की पात्रता से सब कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। तो हैं? हाँ, अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी समान रूप से है ना, 440 वोल्ट चल रही है। एक 100 वाट वाला अपने ढंग से ले रहा है, 500 वाट वाला अपने ढंग से, ए वाला अपने ढंग से ले रहा है। ये क्रूड एग्जाम्पल है, वो समान रूप से दौड़ रही है वायर में। ऐसा तो संकल्प को बोला गया है सम्यक प्रकार की कई गई स्वीकृति जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भमता। निर्भमता का मतलब क्या? सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक क्रिया या स्वीकृति, जिसको स्वीकार करना है उसकी, जो भी हमें स्वीकार करना है, क्या? सच्चाइयों को।
फाइनली क्या स्वीकार करोगे? सच्चाई को क्या, जो झूठ है उसको? तो निर्बलता का मतलब है सच्चाई। हाँ, बुद्धि में जो स्वीकार होना है वो सच्चाई है, उसके प्रति भ्रम से मुक्त हो जाना है, संशय नहीं रहना है किसी भी तरह का। भैया थोड़ा क्रिया पूर्णता। हाँ, 10 क्रियाएं चालू हो गई। 10 क्रिया माने आत्मा की क्रिया भी चालू हो गई, आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन चलने लगा। इसको कह रहे हैं क्रिया की पूर्णता, क्योंकि जीवन में 10 क्रियाएं हैं। ये ना देखो, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें 10 की 10 चालू हो गई, उसको कह रहे हैं वो क्रिया पूर्णता को पहुंच गया। अभी अपने में 4.5 चल रही, 1 2 3 4 5, लेकिन ये तुलन वाली आधी है, केवल प्रिय हित लाभ चल रहा है, इसलिए ये आधा है। तो 1 2 3 4 और ये आधा, तो हमारी 4.5 चल रही है भ्रमित मानव में। जैसे जैसे अध्ययन करेंगे किसी समय ये प्रिय हित लाभ पूरी चालू हो जाएगी, प्रिय हित लाभ के साथ साथ ये प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो जाएगी, न्याय धर्म सब चालू हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 हो गई। कब होगी ये? जब साक्षात्कार होने लगेगा। उसी को कह रहे हैं, जब 17वां अध्याय पढ़ेंगे, चित्त तंत्रित जीवन। फिर अवधारणा हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, इसको कह रहे हैं बुद्धि तंत्रित जीवन। अभी अनुभव नहीं हुआ है, जब वो बोध पूर्ण होगा तब फिर अनुभव होगा। तो किसी समय चित्त तंत्रित, फिर बुद्धि तंत्रित और फिर आत्मा तंत्रित। हाँ, यहाँ से इस लेवल में आने से संतोष हो जाएगा, आप एकदम माने संतुष्ट लगेगा आदमी। अच्छा, लेकिन हमारे में फंसा हुआ है ना कि वो विकास रुक जाएगा, वो तो अपना क्लियर हो गया, वही विकास है, संतुष्टि। अब दूसरों के विकास में सहयोग करना ही विकास है, दूसरों को बड़ा करना ही मेरा बड़ा होना है। ये नियम, नया नियम काम करता है। अभी मैं क्या मान रहा था, मुझे ही बड़ा होना है। तो विकसित होने का मतलब है दूसरों के विकास में सहयोग करना ही मेरे विकसित होने का मतलब है, ये समझ में आएगा। सर, एक क्वेश्चन है कि पात्रता के अनुसार यही शरीर यात्रा में जो भी हमने समझ पाया है, अवधारणा में बोध लिया है जी, और चले गए, फिर जो नेक्स्ट मुझे यही यात्रा आगे ले जाना है, बढ़िया, तब मेरा चॉइस मदर फादर का कैसे तय करेंगे? कैसे तय करते हैं? बहुत बढ़िया। तो देखो, बहुत ही सिंपल भी है और मज़ा आएगा यदि अपन इसको पकड़े। हो जीवन में देखो, ये जो 4.5 के बाद जो है ना, कोई भाषा वगैरह नहीं है, इधर फील है, तृप्ति है। तो क्या हो रहा है, सपोज आप यहां तक जीने लग गए, मान लो, इसका मतलब क्या है? यदि हम सब मान लो चित्त के लेवल पे जीने लगे, चिंतन या साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? किस चीज़ का साक्षात्कार हो गया हमें? वास्तविकता का, सत्यों का। नहीं, मूल में मुझे किस चीज़ का साक्षात्कार हो गया? भाव का, स्नेह, विश्वास। इसका मतलब क्या है? वो जीने में कैसे व्यक्त हो रहा है? मेरे में सबके प्रति अपनापन आ गया। अब मैं किसी से भी मिलता हूँ, मैं स्नेह पूर्वक मिलता हूँ। मेरे में स्वयं में विश्वास आ गया, मैं सबके साथ स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक, ममता पूर्वक, आवश्यकता अनुसार। इन मेरे में क्या हो गया? भाव संपन्न हो गया। तो मेरा शिफ्टिंग क्या हो गई? तो ऐसा जीने से मेरे में क्या हुआ? मेरे में एक संतुष्टि आ गई, भाव ही संतोष है। तो आपका जीवन क्या हो गया? अभी जो उथल पुथल मची रहती थी,
मुझे अभी ये चाहिए, वो चाहिए। चाहिए माने क्या था? वस्तु। आपको ये लगने लगेगा वस्तु मेरे पास पर्याप्त हो गई। जिनकी हो गई उनकी कह रहा हूँ, जिनकी नहीं हुई उनको तो प्रयास करना पड़ेगा। ये आया था ना समुचित साधन सामाजिकता के लिए। ये बहुत बढ़िया है, आपका मज़ा आएगा यदि ये पकड़ में आ गया। सब लोग ध्यान दें इस पे अच्छे से। ये आया था ना सामाजिकता के लिए। हाँ, ये समुचित साधन, पेज नंबर 17। मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृत पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन है, जो कि शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए चाहिए। हेलो, ठीक है। तो अभी मानो सतीश भाई, आपको यदि चित्त लेवल पे हम माइग्रेट कर गए, है ना, तो क्या होगा? उसके पहले आपको लगेगा कि मेरे पास साधन पर्याप्त है, और घर में चर्चा होगी तो तय होना पड़ेगा। देखो क्या चीज़ है मज़ेदार, ये 4.5 क्रियाओं का एक संतुलन बिठाना पड़ता है। यदि घर में पत्नी बोल रही है, अरे अभी तो मुझे बड़ा घर चाहिए, है ना, अभी तो मुझे विदेश जाना है, तो आपका कुछ चित्त काम करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि घर्षण चल रहा है ना भाई लगातार। बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, एम्प्लॉय। 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है अपने में एक स्थिरता, एक उस स्थिरता को परिवार में सेट कर लेना। ये दोनों सेटिंग चाहिए। तो मेरे पास पर्याप्त हो गया है, और घर के लोगों पे भी हमने सेटिंग कर ली कि हाँ यार भाई, उनको भी लगने लगा भाई आप जितना इतने को बनाए रखो बस, अब पर्याप्त है। ये जो डायनामिक संतुलन हमने बना लिया है ना, और इधर ये होगा नहीं तो ये आगे की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वस्तुओं में बट जा रहा है ना। तो इसको संतुलन कर लिया, और इसके आधार पर आप में अब ये जो ज्ञान के आधार पर कि मानव, है ना, जीवन अमर, जीवन का अमरत्व का साक्षात्कार होना पड़ेगा। इसके लिए एक मेजर, एक लेवल का जीवन अमर है, मानव गलती नहीं करना चाहता, सभी सही करना चाहता, तभी वो भाव स्थिर होगा, नहीं तो भाव नहीं आएगा। व्यवस्था का स्वरूप, है ना, ये चित्रित होने के बाद आप में भाव आ गया। ये जो आप में अपने ऊपर विश्वास आ गया, विश्वास का मतलब है भय मुक्त होना पड़ेगा। माने डरा हुआ आदमी विश्वास संपन्न नहीं होता है। और भय 4 तरह के हैं, धन भय, पद भय, मान भय और प्राण भय। तो आपका ये खत्म हो जाएगा। जीवन के अमृत का एक भाव आने के बाद आप यहाँ पे स्थित हो गए। अब ऐसा व्यक्ति जी रहा है, तो जीने में उसको जो तृप्ति है, और उसके बाद शरीर छूट गया। ये अपने यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। तो जब ये जो 4.5 वाला व्यक्ति है, उसमें एक अलग टाइप के वाइब्रेशंस हैं उसके। ये जो जीता हुआ, संतुष्टि के साथ जीता हुआ व्यक्ति है, उसका एक अलग वाइब्रेशन है। अब जब ये शरीर को ढूंढता है, ये उस वातावरण को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर इसको जीने का तृप्ति रहेगी। और इसीलिए ऐसा जीवन आज के वातावरण में शरीर ही नहीं ले रहा है। हाँ, अच्छे लोग आ ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण ही, ऐसे माता पिता में इनमें नहीं मिल रहे हैं। वो इंडिविजुअल 1-2 माता पिता को नहीं ढूंढ रहा है, वो इस चित्त के साथ वाले यदि महापुरुष माता पिता हैं, तो वहाँ उस शरीर, वो जीवन उस शरीर को चूज कर ले रहा है, उस परिवार को। जैसे जिसको ड्रग्स की आदत है, उसको आप दिशा में भेज दो, आधे घंटे बाद जहाँ आपको नहीं पता उसके पास ड्रग्स पहुँच जाएंगी, कहाँ मिलती हैं। उसको पता है ना, वो ढूंढ लेता है। वो ऑटो में बैठते ही पूछेगा, भैया यहाँ कहाँ मिलता है, पुड़िया कहाँ मिलती है? मिल ही जाएगी। वो बोलेगा भैया पुड़िया नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली पुड़िया कहाँ मिलती है। वो सब जुगाड़ हो जाएगा आधे घंटे में। तो जीवन ऐसा ढूंढ लेता है ना। तो उसको तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो चित्त वाला, चित्त तंत्रित जीवन है जिसमें साक्षात्कार हो गया, इसके जो वाइब्रेशन, एक अलग टाइप की शांति है इसमें उठा पटक नहीं है, हड़बड़ नहीं है, दूसरों को सहयोग करना है, स्वतंत्रता दे पाना, ये सब उसमें रहेगा। तो ऐसा जीवन जब शरीर छोड़ता है, यही उसकी पूंजी है। और जितना भी साक्षात्कार होगा वो अवधारणा के रूप में है ही है, उसके पास का स्टोर हाउस इधर ही है।
तो अब इसी को कह रहे हैं संस्कार साथ जाता है, ये उसके साथ वो उसकी स्थिति अलग हो गई। इसीलिए आपको कई लोगों के साथ बैठ कर के लगता है महापुरुषों के साथ यार ये कहीं पहुंचा हुआ आदमी है, बस उतना ही है गेम। तो वे इसीलिए जो आज एक बात हो रही थी कि कुछ बच्चे जन्म से, अब वो जब यदि वो शरीर लेगा और वातावरण ठीक नहीं है तो उसका लगभग कुछ छोटे मोटे प्रयोग करके उसका भोग की तरफ जाएगा ही नहीं। वो फिर ऐसे ही संगत ढूंढेगा, ऐसे दोस्तों को ढूंढ लेगा, उसको ऐसे गुरु मिल जाएंगे, वो वातावरण को क्रिएट कर लेगा, जैसे वो ड्रग्स वाला ढूंढ लेता है अपने इस दोस्तों को, ऐसे ये भी ढूंढ लेगा। इसलिए आप पाओगे यार इस बच्चे की प्रवृत्ति कुछ अलग टाइप की है, ये वहाँ से आ रहा है, वो उसके साथ चलता है और वो आगे की गति करेगा, ऐसा डिजाइन है। तो भैया जी बिलास मैंने कुछ करी। हाँ कर रहे तो पहले न्याय के पर काम करना है। हाँ मूल्यों, धीरता, सबसे पहले धीरता पे काम। हाँ धीरता पे, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है, अनुभवगामी विधि से। मन वृत्ति में तदाकार हो, वृत्ति चित्त में। तो आपने अभी बोला कि आत्मा बुद्धि में ऊपर से नीचे का अनुभव मूलक है वो। अभी तो वो कैसे होगा? नहीं तो पहले तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। नहीं वो जब जो ऊपर पहुंच गया वो फिर ऐसे आएगा, ऊपर पहुंच के आएगा ना बाद में। हाँ वो फिर अनुभव मूलक जिएगा। पहले वो जागृति के बाद ना वो अनुभव मूलक। जैसे आदरणीय नागराज जी जब जी रहे हैं वो ऐसा जी रहे हैं। हाँ वो ये वाला हम लोग अभी यहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको प्रत्यावर्तन बोला है। हाँ इसको अंतर्नियोजन जो कह रहे थे ना, अंतर्नियोजन या प्रत्यावर्तन अंतर्नियोजन कौन पूछ रहा था? ये है शक्तियों का अंतर्नियोजन। नियामन जो शब्द लिखा था, अंतर्नियामन ये है, शक्तियों को अंतर्नियामन। अनुभवगामी को हम श्रम से जोड़ सकते हैं। हाँ अभी और नीचे आना है गति से जोड़। हाँ विश्राम की स्थिति। अभी श्रम लगेगा, प्रयास लगेगा। हाँ मानो कि हम चित्त या बुद्धि तक पहुंच गए और शरीर छूट गया, तो जो मैं घर पसंद करता हूँ, जो माता पिता पसंद करता हूँ, तो उसमें मेरी जो गति है दूसरों से अलग होगी। तो वो क्या होमवर्क मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा या सिर्फ बुद्धि से स्टार्ट होगा? बुद्धि से ही शुरू होगा। अवधारणा तो आप में बनी हुई है ना। हाँ। देखिए जीवन में क्या चीज़ है, एक तृप्ति है, एक है जो अतृप्त है, जो मन वृत्ति से चित्त से ऑपरेट कर रहा है वो अतृप्त है, उसका दिखेगा, वो ढूंढ रहा है तृप्ति। एक है वो तृप्ति से ऑपरेट, उसके आगे की स्थिति ढूंढ रहा है, वो अनुभव करने के लिए प्रयासरत रहेगा। यही तो हो रहा है। उसकी गति दूसरों से तेज होगी एकदम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ कई महापुरुष देखो 15 साल की उम्र से पता नहीं क्या क्या कर डाल रहे हैं। ये मेन बात है, अध्ययन पूर्वक। वहाँ पे साधना पूर्वक था, जो कि बिरले कभी कभी होता था। अध्ययन पूर्वक ये सामान्य है, समझ पूर्वक हो जाएगा। भैया अपलावन का जो डेफिनेशन है, तो निर्भरता को के प्रभाव का अपलावन निर्भ्रमता का प्रभाव। तो बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर अपलावित होती है। बुद्धि निर्भ्रमता माने सच्चाइयों को जानकर, भ्रम से मुक्त होकर। भ्रम से, हाँ। तो एक साइड में हम लोग बोलते हैं कि भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। हाँ तो या मोक्ष जो है वो बुद्धि के लेवल पे होता है। नहीं, जैसे ही बुद्धि निर्भ्रम होती है, हाँ, तो बोध पूर्ण हुआ तो आत्मा में अनुभव हो जाता है, ये तत्क्षण होने वाला काम करता, इसी को मोक्ष बोलते हैं। फिर उसको मोक्ष कह रहे हैं। अच्छा, पर भी ढूंढ के वो ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ पर मेरा ध्यान ऐसा जाता है कि मेरी भी जिज्ञासा इतनी है कि मुझे सब जानना है, तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने कहा भी है कि जो जिज्ञासु है उसको गुरु मिलता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी जिज्ञासा और गुरु ना मिले। तो जिज्ञासा के साथ में उतनी जानने की तीव्र इच्छा भी होनी जरूरी है। तभी वही जिज्ञासा का मतलब ही है तीव्र इच्छा। जिज्ञासा का मतलब है जिसके बिना जीना ना संभव हो, इतनी तीव्र है जिज्ञासा। अब जीने मरने का सवाल हो गया, जिसको विवेकानंद के गुरु जब पूछ रहे हैं उनसे ना, तो वो पूछते कि मैं गुरुजी इतने टाइम हो गया मेरे को तो हो नहीं रहा, ऐसी कहानी सुनने में आती है। तो गुरुजी को नहा रहे थे तो उनको ऐसा डुबा देते हैं पानी में, हाथ है ना अंदर, तो छटपटाने लगता है, तो छोड़ते हैं। फिर
फिर बोलते हैं इतनी तीव्र है क्या जिज्ञासा जितनी सांस लेने की हो रही थी। तो जिसके बिना जिया ना जा सके उसका नाम है जिज्ञासा, कि अब तो इसको जानना ही है। तो जैसे ही जिज्ञासा होगी गुरु उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो ऐसी जिज्ञासा की तड़प खड़ी कैसे करें? अस्तित्व में हर सही इच्छा पूरी होने का प्रावधान है, ये भी नियम है। बिल्कुल। तो सही इच्छा करते रहना है, तो वो उसका तरीका है। ये बढ़िया सवाल है। उसका तरीका है सत्संग। किसी दूसरे में, क्योंकि तीन तीर है, सूक्ष्म शिक्षा तो सबके पास है, उसको तीव्र में बदलने का है कारण के थ्रू। तो ऐसे लोगों का संयोग जिनमें वो तीव्र इच्छा है वो आपकी इच्छा को बदल देगा। यही तो हो रहा है। फाइनली देखो, फाइनली तर्क जरूरी है। फाइनल शिफ्टिंग जो हो रही है वो किसी के आचरण को देख के ही हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। तो ये जो लोगों ने कहा है ना दिया से दिया जलाना है, वो वैसे ही है कहानी। किसी को ऐसा जीता हुआ देख करके ही शिफ्टिंग होगी, एक पढ़ने से नहीं होगी। इसलिए बाबा से कई बार लोगों ने कहा बाबा इसमें कुछ चीज़ें और क्लियर कर दें, थोड़ा और लिख दो, थोड़ा और लिख दो, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। बाबा बोले बेटा पहले ये तय करो किताब को पढ़ाने के लिए आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि किताब ही पढ़ाएगी। तो आदमी के बिना ज्ञान नहीं होगा। चैट जीपीटी से तर्क तक जाएगा आदमी। हाँ, साक्षात्कार के लिए सत्संग चाहिए, किसी व्यक्ति का भैया। फिर ये कह सकते, मतलब मान लो कि उनको वो जीवन मिल गया, वो परिवार भी मिल गया। हाँ, मिल गया। पर अगर वो वातावरण फिर आगे बिगड़ता है तो वो नहीं बिगड़ेगा। हाँ, वो वातावरण क्रिएट करेगा, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। सवाल ही नहीं है। ये इसी के लिए देखो क्या कह रहे हैं, संस्कार और प्रवृत्ति में इतना ही अंतर है। प्रवृत्ति वो है जो वातावरण में बदल जाती है, संस्कार वो है जो वातावरण को बदलता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अमेरिका में भी चले जाओ तो वो शाकाहार का प्रोग्राम शुरू कर देगा उल्टा। है ना, ऐसा है। जिसको अपने लास्ट बर्थ का मतलब सब कुछ याद था, वो सारी चीज़ें बता रही थी। तो ये क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं? देखो, ऐसा कहते हैं कि चित्त में तो स्टोर है ही, है ना, पुरानी चीज़ें। और किन्हीं घटनाओं में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि उनको याद आ जाता है। ऐसे ही एक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जो लोग करते हैं, है ना। और एक किताब है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स एक है ना, ब्रायन वेस करके एक है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो। ब्रायन वेस एक न्यूयॉर्क का साइकोथेरेपिस्ट है, और उसने एक लेडी का, नॉर्मली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कॉमन नहीं है, बट किसी को मान लो ऊंचाई से डर लगता है, किसी को क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है। लिफ्ट में कई बार है ना, लिफ्ट में जाली वाले में चले जाते हैं, लेकिन बंद वाले दरवाजे में लोग मैं तो नहीं चढ़ सकता। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो साइकोथेरेपिस्ट दवाई, इसका कोई दवाई तो है नहीं कि भाई ऊंचाई से डर लगता तो कौन सी दवाई दोगे। तो वो क्या करते हैं, उनको हिप्नोटाइज करते हैं और कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और फिर उनसे बोलते हैं, आप उनको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उस घटना को याद करो जब से आपको डर लगना शुरू हुआ। तो सडनली देखा मैं 3 साल का हूँ, वो बोलना शुरू करता है, मैं 3 साल का हूँ। अब आंखें बंद हैं, उसको ट्रांस में है वो, है ना, और वो बोल रहा है उसके थेरेपिस्ट को कि मैं अभी 3 साल का हूँ और मैं जिद कर रहा हूँ, और चाचा ने या पापा ने मुझे एकदम बोला कि देख ज़्यादा जिद करेगा तो फेंक दूंगा तुझे ऊपर से 5वीं मंजिल से। और तब से उसको हाइट का डर बैठ गया। अब वो रिपेयर करता है मेमोरी को, देखो अब तुम 3 साल के नहीं हो, अब तुम 21 साल के हो गए हो, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। और उसको जब नींद से बाहर निकालता है, अब वो पता लगा हाइट पे जा रहा है, उसका डर गायब हो गया। ये 2-4 सिटिंग, एक सिटिंग में नहीं। ये साइकोथेरेपिस्ट करता है। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है कि आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं घट गई, वो इतना गहरा प्रभाव डाल देती हैं। जैसे सामान्य उसमें देखो कि आपने किसी को उधार दिया था, उसने पैसे नहीं लौटाए, अब आप दूसरे को उधार देते ही नहीं हो, वो कितनी ज़रूरत हो, वो कितनी बोले मैं नहीं देने वाला, इतना गहरा बैठ जाता है ना। या जिसका फ्लाइट में किसी का कुछ हो गया, वो जब बोले अब जाऊँगा ही नहीं मैं, है ना, मैं तो गाड़ी से जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे घटनाएँ घटती हैं। ये जो थेरेपिस्ट जो है
एक लेडी का ऐसे ही उसको ले जा रहा था, उसकी बहुत सारी समस्याएं थी, उसको इससे लगता है वो लगता है, करते करते वो पास्ट लाइफ में चली गई कि मैं तो अभी 1600 शताब्दी में हूँ, है ना। उसको इनक्लोज स्पेसेस से भी डर लगता था और वहाँ पे प्लेग फैला हुआ है और मुझे प्लेग हो गया है, इसलिए लोगों ने अलग बंद कमरे में डाल दिया है, काली कोठरी है, केवल खाना बीच बीच में दे जाते हैं। तो इस तरह से उसका वो डर वो रिपेयर कर रहा था। तो ऐसा उसने 78 लाइफ उसकी ट्रेस की हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जी। हाँ होता है। इससे ये तो पता लगता है जीवन तो है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक सिद्धांत है, जातिगत संस्मरण, जातिगत सिद्धांत। हाँ, जातिगत स्मरण। अभी थोड़े मतलब ये मैं जब ने प्रारंभिक शिविर की, अभी थोड़े दिन पहले आचार्य तुलसी जो है अभी पदयात्रा कर रहे हैं पूरे इंडिया की किया, और उसमें बाद में वो नेपाल भी गए थे और चतुर्मास वो अहमदाबाद में करने वाले। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे मामा के गांव में आए थे वहीं विचरण करते हुए। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि जातिगत सिद्धांत, तो क्या हाँ, बौद्ध धर्म में जब भिक्षु बनाए जाते थे तो जातिगत सिद्धांत के से पूर्व जन्म की याद दिलाई जाती थी, भाई तुम ये करके आ चुके हो, अब बहुत इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इससे आगे की शुरुआत कर सकते हो। तो वहाँ उनके साथ एक मुनि भी थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें वो करवा सकता हूँ, मैं करवाता हूँ। वो कहते हैं तक मैं करवा सकता हूँ, तो ये हो सकता है और उसी की वजह से आप आगे की यात्रा को ले जा सकते हैं। इससे ये तो पक्का हो ही जाएगा कि जीवन है। हाँ, यही शरीर यात्रा नहीं है। एकदम ठीक है। और जब महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बातें निकल के आती हैं। जितनी भी जीवनियाँ पढ़ते हैं हम, तो जो जैसे आध्यात्मिक पुरुषों की, तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि यही जीवन यात्रा नहीं है, इसके पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी। बिल्कुल, एकदम बढ़िया। भाई अपन चित्त पे नहीं थे उस समय, अभी वृत्ति पे ही हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से आगे तो जा ही सकते हैं, है ना। उस पर प्रयास करना है। बट ये बात अच्छी है कि हम कहीं कुछ उपलब्धि होगी तो वो हमारे साथ जाएगा। तो बढ़िया, मुझे लगता है 10 मिनट अब ये करना चाहिए। एक बार 15 से 30 पेज आप पलट के देखिए अपने काम का क्या निकला भैया। हाँ, ये इच्छा, विचार, आशा जो है वो संयुक्त स्वरूप में कल्पना शक्ति का एक प्रमाणित है वो। जी जी। तो इच्छा, विचार, आशा को एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ तीनों को डिफरेंशिएट थोड़ा करके बहुत बढ़िया है। और एक ये चीज़ हुई। दूसरी, जैसे क्रियाएं हैं हमारी, तो चयन, विश्लेषण, चित्रण है, या चित्रण, विश्लेषण, चयन है। तो एज अ क्रिया तो दोनों घूमती रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप रहेगा वो। पर यहाँ पे तो शक्तियाँ हैं। हाँ, तो उनका क्रम निर्धारण हम कैसे कर पाते हैं फिर? तो यहाँ से आता है चित्रण से तुलन, तुलन से विश्लेषण, विश्लेषण से आस्वादन, आस्वादन से चयन, चयन से शरीर के ब्रेन पर जाना, और यहाँ से कार्य व्यवहार, ऐसे चलता है ना। और इधर से ब्रेन के माध्यम से जो चयन हुआ उसका आस्वादन, आस्वादन का विश्लेषण, उसका तुलन, उसका चित्रण, ये मैकेनिज्म चलती है। अब एक उदाहरण से समझते हैं, है ना। एक 2 उदाहरण ले सकते हैं। एक अपन स्थूल वस्तु का कुछ उदाहरण लेते हैं। किसी ने घर पे आपको उद्घाटन पे बुलाया और उसका घर पसंद आ गया। अब चयन हो गया, अपने को भी ऐसे ही घर खरीदना है ना। उसका आस्वादन होने लगा, रुचि मूलक आस्वादन है। ऐसा होगा तो आस्वादन किस अर्थ में हो रहा है? सुखी होने के अर्थ में। ऐसा घर आ जाएगा तो अपन एकदम सुखी हो जाएंगे, है ना। अब उसका विश्लेषण होगा, ऐसा घर खरीदेंगे। अच्छा, अभी यदि यहीं रुक गया ये, तो हम कह रहे हैं आशा है। तो क्या कह रहे हैं? मुझे घर खरीदना है, ऐसा घर लेना है, इसको कहेंगे आशा। अभी विचार नहीं हुआ। किसी समय विचार होता है, तब पता लगता है भैया कितने का है, तो बोले 3 करोड़ का, है ना। अब 3 करोड़ कहाँ से आएंगे? अब ये विश्लेषण है ना।
अब अपना देख रहे हैं, अपने पास अभी कितना है, एफडी देखा, बैंक बैलेंस देखा, यार 1.5 करोड़ है, कितना लोन मिल सकता है, कितने % पे लोन चल रहा है, क्या लोनेबल फाइल है, कौन से एरिया में लेना। अब ये समझ, इसको कह रहे हैं विश्लेषण, है ना, एनालिसिस। विश्लेषण को क्या कह रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं विचार हो रहा है। फिर तुलना होगी, यार इतना खर्च करना चाहिए कि नहीं, पता लगा 5 साल अपनी इसी में EMI में निकल जाएंगे, है ना, या 10 साल निकल जाएंगे। यदि ये ड्रॉप हो गया तो विचार में ड्रॉप हो गया, इच्छा नहीं बनी अभी। तो एक जगह है जहाँ केवल आशा है, कोई विचार नहीं किया, है ना, कि एक दिन घर खरीदना है, अभी विचार नहीं हुआ इस पर, ये आशा है, इसको हम बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। एक दिन आइए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। तो एक तो ये हो गया, जैसे बच्चे को लगता है मुझे नीट पढ़ना है, फिर उससे पूछो, उसको पता है नीट पढ़ने के लिए क्या क्या मेहनत करनी है, नीट की तैयारी के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कोचिंग करनी, और इतना नहीं करना भैया, ड्रॉप, है ना। तो आशा हुई, इसलिए अच्छा तुलन में स्वीकार हो गया, नहीं खरीदना ही है ना, तब फिर इच्छा होगी, उसमें चित्रित होगा, अब फिर खरीद लेंगे तो अब इसमें क्या क्या ठीक कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। यदि इच्छा बन गई तो फिर तुलन होगा। अब बैंक तय करेंगे कौन से बैंक में लोन की फाइल रखनी है, एजेंट को ढूंढेंगे, है ना, फिर वो मकान ढूंढेंगे या ज़मीन ढूंढेंगे, जो भी, फिर विश्लेषण होगा, फिर सुख की आस्वादन में चयन होगा, फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूट हो गया, फिर आएगा फाइनली सुखी हुए कि नहीं हुए, और फिर पता लगा कि नई इच्छा शुरू हो गई। ऐसा प्रक्रिया चलती रहती है। फाइनली एग्जीक्यूशन, चयन से ही एग्जीक्यूशन होगा, मन के द्वारा ही, शरीर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा कोई भी काम। भैया तो आशा बनी, हाँ, तो उसके लिए पहले कोई विचार होना आवश्यक है, या नहीं, देखा ना, देख के किसी का देख लिया, घर तो चित्रण से विंडो शॉपिंग, हाँ वो चित्रण तो हो ही रहा है। विंडो शॉपिंग, मार्केट में गए ये वाला जूता चाहिए, है ना, क्यों चाहिए भाई, सुखी होने के लिए, चमकाने के लिए, इससे सम्मान बढ़ेगा, ऐसा करके बहुत सारा प्रक्रिया चलती रहती है। विचार किया, लेकिन कितने का है, बोले 12,000 का, अरे यार इतना महंगा नहीं खरीदना, ये प्रिय हित लाभ, ये तो हानि हो जाएगी, दिस इज नॉट वर्थ इट, तो विचार करके ड्रॉप कर दिया। तो विचार जो है वो एक हिसाब से पेपर वर्क बोल सकते हैं हम, अंदर ही अंदर चला, अंदर ही अंदर पेपर वर्क है। हाँ। इच्छा जो है तो उसका एग्जीक्यूशन है, पेपर वर्क। इच्छा बनेगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ, ये शक्ति है, तो शक्ति, यदि इच्छा बन गई तो फिर तुलन होगा, फिर उसका विश्लेषण, फिर आस्वादन, फिर चयन, फिर एग्जीक्यूशन। नहीं भैया, मैं क्या जानना कि शक्तियाँ है, हाँ, तो हाँ, आशा विचार इच्छा है, तो उसका जो क्रम रहेगा, वो क्रम, वो तो शक्तियाँ है, क्रियाओं का क्रम निर्धारित हो सकता है। गति विहीन शक्ति नहीं है, स्थिति और गति, बल और शक्ति, बल विहीन शक्ति नहीं होती, बल तो रहेगा ही उसमें, तो एक के पावर से ही वो चल रहा है। हाँ, बिना बल के कैसे शक्ति आएगी, बल और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर जो है साक्षात्कार नहीं है, लेकिन साक्षात्कार की अपेक्षा में चित्रण हो रहा है, तो या तो अपेक्षा है या उपलब्धि हो गई है, दो ही चीजें रहेंगी, बल विहीन शक्ति नहीं है। इसको ये जो पढ़ना है मीन्स के इसका थोड़ा शॉर्ट में बोल दूँ? हाँ, थोड़ा शॉर्ट में, लॉन्ग में आराम से बोल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें है ना, जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने। भैया एक बार, बढ़िया, भैया पढ़ रहे हैं, अपन भी सुने, और अब अपन को ये कंक्लूड करना है, इससे मुझे मिला क्या, इतनी कहानी पढ़ी, उपलब्धि क्या है, इसको जान के क्या होगा, ये बार बार तय करना, तभी अपन को कुछ आए, उसमें पकड़ में आएगा कुछ। हाँ बोलो। हाँ भैया एक सवाल सिर्फ हाँ, हाँ कि हम जो ऐसा बोलते हैं कि चित्रण दूसरी शरीर यात्रा में चित्रण साफ हो जाता है, होता तो है ही, पर उस शरीर यात्रा के लिए वो पहले से साफ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी शरीर शांत हो गया मेरा, तो कौन से क्षण वो चित्रण साफ होगा, मतलब दूसरी मैं जब शरीर यात्रा लूँगी, जैसे इसका बढ़िया सिद्धांत है, पहले जीना सीखना है,
जीना समझ में आएगा तो मरना समझ में आएगा, मरना समझ में आएगा तो मरने के बाद वाला आएगा। अभी हमारा सबसे पहले मरने के बाद क्या जाने वाला है। अभी तुम्हें तो बहुत जीना है, अभी 50 साल कम से कम है तुम्हारे पास। ये जो हम 70 वाले 75 वाले पूछे कि भैया आप क्या ले जाऊंगा, तो उसको समझ में आता है, तुम्हें नहीं पूछना है अभी। पर तो भी मतलब अभी जीने वाला पूछो। हाँ जी, इसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है। मरने वाले कोई सवाल नहीं, मरने वाला नहीं है, जीने वाला ही है। सो पुरानी जो शरीर यात्रा है उसके चित्रण भी बने रहते हैं, राइट? चित्रण नॉर्मली नहीं रहते हैं। देखो जैसे अभी आपको यही नहीं पता एक हफ्ते पहले क्या खाया था नाश्ते में, तो उस क्षण बहुत गहरे अरे वो कहाँ से रहेंगे जब इस वाले नहीं है। तो केवल क्या हो रहा है, जो बहुत इंटेंस इवेंट्स हैं वो हैं केवल। अच्छा, हाँ, नहीं तो सामान्य आदमी को नहीं है। क्योंकि यदि ऐसी कोई बहुत विशेष, जैसे आपको ना, जैसे वो फोबिया है कि उसको डर लग रहा है, इसका माने उसका कुछ है। हाँ, आपको वो हम लोगों के साथ वो सब सामान्य रहा, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि बहुत मुश्किल है ना, पता लग जाए कि ये मेरी पत्नी थी, ये वो था, अभी कौन सी किसको क्या करोगे समझ में नहीं आएगा कुछ। हाँ। अच्छा है सब गायब हो जाता है। So, 2-4 पिताजी निकल आएंगे, क्या करोगे फिर। भैया मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि समझो कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज वगैरह, हाँ, जिनको समस्या है उनके हो सकते हैं उनके। हाँ, तो अगर ये जीवन क्रिया के लेवल पे हम लोग इतना काम कर सकते हैं क्रिया ये थेरेपी के माध्यम से, तो ये जागृति क्रम के अर्थ से हम लोग उसमें कुछ कर क्यों नहीं सकते? कर ही सकते हैं। देखो ये लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, इनसे पूछो बच्चों की, गजब की। एक बच्चा 10-12 साल से नहीं, 13 साल से पिताजी से बात नहीं करता था, केवल काउंसलिंग करके वो बात शुरू हो गई। अच्छा, हाँ, बहुत गजब के रिजल्ट्स हैं इसमें। तो इसमें अलग से थेरेपी नहीं करनी पड़ती, ये ग्रुप थेरेपी चल रही है। हाँ, ग्रुप थेरेपी ये बेसिकली वही है। हाँ। हमारे बहुत सारी चीज़ें जो फंसी हुई हैं वो निकल आती हैं, इतना ही तो हो रहा है। सो नॉट लाइक अ साइकोलॉजिकल थेरेपी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, बेसिकली क्या है, देखो भ्रम की वजह से समस्याएं हैं। भ्रम जैसे जैसे गायब होता है, सच्चाई से साथ जाते हैं, हमारा सबके साथ अपनापन हो जाता है। देखिए थेरेपी क्या है, हम किसी के साथ द्वेष है, गहरा ईर्ष्या है, जलन है, छोटा बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने में हीन भावना है, या तो सुपीरियर मान लेते हैं, इतने ही सब गेम है। या तो हम सुपीरियर मान रहे हैं, इन्फीरियर मान रहे हैं, अहंकार हो गया है, या आप डिप्रेशन में आ गए। वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है, जीवन तो हमारे क्या लेना देना यार, इतना काय का झमेला। बट ये जीवन क्रिया को समझने के लिए या फिर उसका नॉलेज लेने के लिए अध्ययन ही एकमात्र और स्वयं का अध्ययन। कोई भी शॉर्टकट तरीके से हम लोग प्रियहित लाभ की दृष्टि के ऊपर न्याय धर्म की दृष्टि सेट नहीं कर सकते। दो शॉर्टकट है ही नहीं अवेलेबल। प्रयास पूर्वक जैसे जैसे हमें स्थिर होगा कि हाँ ये बेहतर है, वो जीवन में स्वीकृति होती है। हाँ, वो उसी से शिफ्टिंग है, बाहरी दबाव से नहीं है ये। इसीलिए तो प्रिंसिपल ऑर्डर, सतीश भाई ऑर्डर नहीं निकाल सकते, कल से सब लोग न्यायपूर्वक जिएंगे। क्या करोगे उस ऑर्डर का, वो तो जीवन की स्थिति में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, अध्ययन वाला प्रोसेस है। जी भैया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बढ़िया। मीन्स के कैसे, क्योंकि है ना पढ़ने में कुछ सीक्वेंस नहीं दिखाई देगा आपको कि ये सब टॉपिक अलग अलग लग रहे हैं, इसको कनेक्ट कैसे करें वो नहीं पता चलता है कई बार। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट कैसे कनेक्ट होता है, तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया, आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस आपको पता चलेगा कि या कुछ मीनिंग निकल रहा है। नॉर्मली क्या लगता है कि पूरे चैप्टर में कुछ मीनिंग निकला कि नहीं निकला। तो ये चैप्टर है, उसको जहाँ पे भी अंडरलाइन जैसे है मानव सहज प्रयोजन, तो उसका पहला अनुभूति है विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने, पेज नंबर 16 के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो पता चल गया कि प्रयोजन है तो विश्राम ही प्रयोजन है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है कि विश्राम के लिए है ना अखंड समाज या सामाजिकता की ज़रूरत है। तो विश्राम मीन्स ये पूरा अगर अचीव करना है तो सामाजिकता जरूरी है, मीन्स के साथ मिलके सामाजिकता। तो दूसरे में उन्होंने लिखा है संगठित, मीन्स एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने
को परिवार समुदाय अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में भी सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो अभी जो जितना भी 10 या 12 या 15 पेज है ना, उसमें सभी में सामाजिकता को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि 16 नंबर पेज में लास्ट का जो है ना, लास्ट अनुभूति मीन्स वो बोल्ड डॉट है ना, वहाँ पे देखिए सामाजिकता है। ठीक है, तो वो सामाजिकता को अगर अंडरलाइन कर दे, अभी फिर मैं आगे समझाऊंगा क्यों अंडरलाइन करना है। तो सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील, तो वो पूरा यहाँ पे समझाया है। ठीक है, 17 पेज में भी सब कुछ समझाया है ये अनुभूति क्या है। फिर से बोला है कि अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय, मानवीय दृष्टि के आधार पर ही है, जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। तो फिर से अखंड सामाजिकता के लिए क्या चाहिए? तो मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय और मानवीय स्वभाव चाहिए। तो पीछे के दोनों पेज में सिर्फ यही समझाया है कि भाई अखंड सामाजिकता के लिए क्या चाहिए, तो मानवीय दृष्टि चाहिए, मानवीय स्वभाव चाहिए। तो 18 नंबर और 19 नंबर में पूरा समझाया है। ठीक है, हो गया। फिर 20 नंबर पेज पे फिर से देखो, न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से संपर्क सफल एवं असफल सिद्ध होता है, जिससे सामाजिकता का विकास होता है। तो विकास या ह्रास, तो न्याय व अन्याय, तो न्याय है तो विकास है, अन्याय है तो ह्रास है। तो उसमें सामाजिकता को टिक करें आप, क्योंकि सामाजिकता का विकास करना है तो क्या करना है, और सामाजिकता का ह्रास होना है तो क्या करना है। तो उसमें हमें ध्यान जाता है कि फिर उसके बाद की अनुभूति है सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से होता है। तो वहाँ पे भी सामाजिकता का अगर निर्वाह करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो जागृति के लिए सामाजिकता जरूरी है, तो हम सामाजिकता को देख रहे हैं। फिर एक स्टार किया हुआ है नीचे, सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान समृद्धि आवश्यक है, इसके लिए बौद्धिक एवं भौतिक साधन है। तो वहाँ पे सामाजिकता को टिक करके आगे सभी बौद्धिक और समझाया है पूरा, बौद्धिक और ये दोनों साधन और भौतिक साधन, और उसी के रेफरेंस में सब समझाया है। फिर 21 नंबर पेज पे फिर से बौद्धिक प्रयोग एवं प्रयास से बौद्धिक समाधान तथा भौतिक प्रयोग और प्रयास एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि होती है। बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सामाजिकता के विकास के लिए सहायक। तो फिर से वो रिपीट किया कि ये दोनों चीज़ें सामाजिकता के लिए हैं। अभी है ना, सामाजिकता अगर नहीं है तो उसको हम समुदाय बोलते हैं। अगर एक ही लक्ष्य है तो वो समाज है, और लक्ष्य नहीं है तो उसको हम समुदाय बोलते हैं। जैसे अलग अलग समाज बने हुए हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा ही बोला है कि समाज मीन्स जो मानव समाज ही बोला है, ऐसा नहीं पटेल समाज और वो समाज नहीं। तो इसमें देखो 21 पेज पे लास्ट में लिखा है अमानवीय समुदाय, और पीछे लिखा है मानवीय समुदाय। ठीक है, तो इसी प्रकार मानवीय समुदाय, तो समुदाय मीन्स सामाजिकता जो भी है, कि सब लोग मिलके समाज बनाते हैं, वही समुदाय के मूल में प्राकृतिक भय, पार्श्वीय भय तथा मानव में निहित अवमंत्रित भय। तो यहाँ तक पूरा सामाजिकता का समझाया है। फिर यहाँ पे क्या है कि भाई फिर से वही मानव मात्र समस्त प्रयास एवं प्रयोग तृप्ति, तृप्ति मीन्स विश्राम या सुख। तो विश्राम या सुख के प्रकार कौन से हैं? तो 3 हैं, ऐन्द्रिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, और इनको तीनों को डिटेल में समझाया है 22 नंबर पेज पे, 23 नंबर पेज पे। फिर 23 पेज में लास्ट में देखिए, मानव के लिए आवश्यक व्यवहार, न्यायपूर्ण नियमों का पालन तथा अनावश्यक विचार धर्मपूर्ण नियमों का पालन है। बराबर है, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझाया है। फिर उसमें 24 नंबर में विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। ठीक है, तो इसमें विश्राम, क्योंकि अपना अल्टीमेट गोल विश्राम है, तो इसके लिए सामाजिकता जरूरी है, तो इसको समझाया है कि विश्राम को कैसे करना है। और
फिर थोड़ा डिटेल किया है मानवेतर प्रयोग और सामान्य ज्ञान, ये मानवेतर जीवों के लिए, और विवेक और विज्ञान को एक्सप्लेन किया है, बराबर है, सिद्धांत और नियम को एक्सप्लेन किया है। और फिर 27 पेज पे सहज, पहली ही लाइन है, सहअस्तित्व सहज परंपरा के बिना सामाजिकता निर्वाह नहीं होती। तो सामाजिकता के लिए सहअस्तित्व जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने सहअस्तित्व को पूरा समझाया है कि भाई सहअस्तित्व क्या है, परस्परता में शोषण, संग्रह, द्वेष, ये सब सहअस्तित्व समझाया है। और उसके पीछे भी 28 पेज पर पहली है, सामाजिकता के संरक्षण के लिए 2 व्यवस्थाएं बताई हैं, धर्म नीति और अर्थ नीति। तो उसमें भी सामंजस्य जरूरी है। तो सामाजिकता के लिए धर्म नीति और अर्थ नीति में सामंजस्यता नहीं है तो वो सफल नहीं होगा सामाजिकता, वो भी समझाया है। और सेकंड लास्ट बुलेट है जो 28 नंबर पेज पे सेकंड लास्ट है, संपूर्ण सृष्टि जड़ एवं चैतन्य भेद से परिलक्षित है। उसका मीनिंग क्या है कि ये सहअस्तित्व अभी समझा रहे हैं, क्योंकि सहअस्तित्व आगे भी समझा, यहाँ पे भी जड़ और चैतन्य प्रकृति सहअस्तित्व में। तो सहअस्तित्व सामाजिकता के लिए समझना जरूरी है, तो उसको जड़ और चैतन्य प्रकृति का सहअस्तित्व समझाया है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा चैप्टर अगर हम सामाजिकता को फोकस में रख के फिर से एक बार पढ़ेंगे ना तो लगभग रिजोल्व हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वरना वो कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। आपको लगता है कि हर बुलेट अलग है और हर बुलेट को समझना है, और हर बुलेट को नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। जस्ट उसको कनेक्ट करते जाएं, हर बार सामाजिकता को ध्यान में रखते पढ़े तो सामाजिकता को फोकस करके इस चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं। होमवर्क है 31 से 45 है ना, और पुराना पढ़ते जाए एक बार।